नाम पे कोई बेवकूफ बना रहा है आपको। कौन सी पत्ती की ऐसी आवाज होती है? किसी ने बत्तख के नाम पे बेवकूफ बनाया आपको। अच्छा भाई, कल मैंने क्या मंजन बेचा था? अरे एक इंपॉर्टेंट बात तो मैंने तुम लोगों को बताई नहीं। ए भाई, हम आ गए हैं। ए भाई, हम आ गए हैं, यानी के क्लास शुरू हो गई है तकरीबन। भाई कोई पहली क्लास वाले बच्चे तो नहीं आज, खुदा ना खास्ता। हर क्लास में कोई ना कोई नया बच्चा मौजूद है। अच्छा भाई, वो तो मैं आप लोगों को कल मोमेंटम मोमेंटम खेल रहे थे हम लोग कल। तो मोमेंटम के न्यूमेरिकल्स की एक और टाइप है, और परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं ये। और एक और बात याद रखें कि जो मैं कैलकुलेशन आपको इस वक्त बताने वाला हूँ, इसका ताल्लुक सिर्फ मोमेंटम से नहीं है। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे वो किसी भी टॉपिक से बनाए जा सकते हैं, किसी भी फॉर्मूले से रिलेट किए जा सकते हैं। परसेंटेज वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, तो एक काम करें, पहले क्वेश्चन लिख लें, उसकी एक्सप्लेनेशन में ही मैं आपको कैलकुलेशन वगैरह बताता हूँ, परसेंटेज में आपने क्या सोचना है, कैसे सोचना है। लिखिए, पास्ट पेपर्स का क्वेश्चन है ये। लिखें, व्हाट विल बी द, मैं फोन पे लगाऊं। हाँ भाई, व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज, what will be the percentage increase in kinetic energy, what will be the percentage increase in kinetic energy if momentum of the body, if momentum of the body is increased, if momentum of the body is increased by 20%. बस करो, ड्रामा नहीं करो, देखो सुना हुआ लिखा हुआ देखना समझ आ जाता है। हाँ भाई, मोमेंट ऑफ द, भाई मैंने 20% बोला, आपने 25 लिख दिया। 20%, इसके ऑप्शन लिखे पहले। हाँ यार, अगर मैंने यहीं से खड़े खड़े एसी बंद कर दिया, सबसे पहले तू उठ के भागेगा यहाँ से, जिन्नात जिन्नात बोलता हुआ। भाई मेरे पास कोई रिमोट मोड थोड़ी है आपको। फिर वही बात, जहाँ जाके बोल दें जाके ऑफिस में। हाँ भाई, छापो, लिखो। भाई ये फालतू बातें बंद करो, किसी को वहां ठंड लग रही है, इधर उधर एडजस्ट हो जाए, बहुत जगह है। ऑप्शन लिखें इसके, नंबर 1 ऑप्शन, नंबर 2 ऑप्शन, नंबर 3 ऑप्शन है। सबसे पहले लिख दें 22%, उसके बाद आप लिख दें 44%। भाई वाह, क्या प्यारे प्यारे ऑप्शन हैं। 66% और 88%। हाँ भाई, ये बताएं सबसे पहली बात कि यहाँ पर आपको किस चीज का परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करने का कहा गया, किस चीज का परसेंटेज चेंज बताया गया है? मोमेंटम। यानी हमें यहाँ पर एक ऐसे फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी जो कि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी को रिलेट कर दे। है ऐसा कोई फॉर्मूला? है। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है P² अपॉन 2m। कैलकुलेट कैसे करना, उससे पहले कुछ चीज़ें जरा रिलेटेड टू परसेंटेज देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको कैलकुलेशन बताता हूँ। सबसे पहली बात ये बताइए कि जब आप परसेंटेज की बात करते हैं तो 1 का मतलब परसेंटेज में क्या होता है? एक मिसाल है, एक मिसाल देता हूँ। आपका 50 मार्क्स का एक टेस्ट हुआ, सही है, और इत्तेफाक से आपके 50 मार्क्स आ गए, सही ना? तो आप अपनी परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं, तो कैसे कर निकालते हैं परसेंटेज? मार्क्स ऑब्टेन्ड डिवाइड बाय टोटल मार्क्स। मार्क्स ऑब्टेन्ड कितने थे? 50, और टोटल मार्क्स भी कितने थे? 50। दोनों कैंसिल हुए, बताइए परसेंटेज क्या बन गई आपकी? 1 का मतलब क्या बना? 100%। यानी कि जो भी रेशो कैलकुलेट होता है उसे आप मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं तो वो परसेंटेज बन जाती है। सही, जैसे मैंने यहाँ लिखा ना 50 डिवाइड बाई 50 इक्वल टू 1, तो 1 का मतलब परसेंटेज में क्या हो जाएगा? 100%। यानी कि आपका रिजल्ट 100% आया इस टेस्ट का। इसी तरह से सपोज कर लें कि अगर आप अपनी परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं और आपका आंसर आ जाता है 0.85, ये क्या परसेंटेज बनेगी? 85%। यानी कि आप इसे मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे।
इसी तरह से अगर वैल्यू आ जाती है 0.58, क्या परसेंटेज बनेगी? 58%। अब आप लोग आगे लाइन पे, 0.36 का मतलब, एक आखिरी सवाल, 0.64 का मतलब, शाबाश। एक बात और, अगर 1.2 लिखा हुआ है इसका क्या मतलब होगा? ये बताएं पहले, तो मुझे एक बात बताएं। इसमें मैंने देखा थोड़ा सा ना सोच के जवाब देना, बहुत सारे बच्चों ने जवाब नहीं भी दिया। ये बताएं आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ये समझते हैं कि परसेंटेज 100 से ज़्यादा नहीं होती? ऐसा हो कि आपके जहन में कोई ऐसा है, आपके ख्याल में परसेंटेज 100 से ज़्यादा नहीं होती? मैंने अक्सर देखा, लोगों का कॉन्सेप्ट होता है 120% कैसे हो सकता है, ये तो ज़्यादा होती ही नहीं है परसेंटेज 100 से। देखें, ये कॉन्सेप्ट गलत है। परसेंटेज 100 से ज़्यादा होती है। हाँ, कुछ सिचुएशंस ऐसी ज़रूर होती हैं जहाँ पर परसेंटेज 100 से ऊपर नहीं जाती। मिसाल के तौर पे, मैंने अभी जैसे मार्क्स वाली एग्जाम्पल दी थी ना, तो उसमें आपका जो टेस्ट मैंने लिया, कितने नंबर का मैंने टेस्ट लिया था? 50 मार्क्स का लिया था। आप कितना ही अच्छा परफॉर्म कर लें, जितना भी अच्छी तैयारी करके आ जाएं, ऐसा हो सकता है कि 50 में से 64 नंबर आ जाए आपके। हाईएस्ट मार्क्स कितने होंगे? 50 मैक्सिमम है ना ये। तो कोई भी ऐसी सिचुएशन जहां पर अपर फिक्स पॉइंट एक ही हो, जहाँ पर अपर फिक्स पॉइंट एक ही हो, वहां परसेंटेज 100 से ऊपर नहीं जाती। आप टेस्ट दे रहे हैं मिसाल के तौर पे, आप अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर से बेहतर कर रहे हैं, लेकिन जितनी बेहतर कर लें, 50 नंबर के टेस्ट में 50 नंबर आपका मैक्सिमम है, इसके ऊपर आप नहीं जाएंगे। इस केस में परसेंटेज 100 से ऊपर नहीं जा सकती। बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ परसेंटेज 100 से ऊपर जा सकती है। जैसे एक मिसाल के तौर पे, महंगाई 100% ज़्यादा हो सकती है। भाई एक नंबर मैं बोल रहा हूँ 10, ये बताएं 10 का 100% कितना होगा? 10। 10 का 100% कितना होगा? 10 होगा, ठीक है ना। एक चीज़ है, उसकी प्राइस है सपोज करें 10 रुपीज़, और आपको बोला जाता है कि भाई इस चीज़ की प्राइस में 100% ऐड कर दें, इजाफा हो गया, महंगाई बहुत ज़्यादा होगी, 100% इजाफा हो गया, कितने रुपए की हो जाएगी वो चीज़? 20 की हो जाएगी, 20 की हो जाएगी, उतने ही नंबर मजीद ऐड हो जाएगा। अच्छा, अगर ये कहा जाए कि एक चीज़ है उसकी ओरिजिनल प्राइस है 10 रुपीज़, और उसकी प्राइस बढ़ाकर 20 से ज़्यादा कर दी जाए, यानी कि 25 कर दी जाए, तो ये बताइए इजाफा 100% से कम है, 100% ही 100% ज़्यादा इजाफा है? इसका मतलब है ऐसा होता है, 100% ज़्यादा वैल्यू जा सकती है। समझ आ रही ना? तो ये वाला कॉन्सेप्ट अपने जहन से हटा लें कि परसेंटेज 100 से ज़्यादा नहीं हो सकती। परसेंटेज की वैल्यू 100 से ज़्यादा जाती है। इस बात को जहन में रखते हुए मुझे बताइए ये क्या परसेंटेज बन रही है? 120। 100 से आपने मल्टीप्लाई करना है। 100 में होते हैं 2 जीरो, जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बार डेसिमल को आगे ले जाएंगे। एक बार आगे ले जाएंगे तो ये 12 बनेगा, एक और बार आगे लेके जाएंगे तो ये 120 बन जाएगा। तो इस बात का मतलब आप समझेंगे कि ये है 120%। ये बताइए 1.44 का क्या मतलब होगा? बस अब आप लोग आ गए लाइन पे, अब आप लोगों को समझ में आ गई बात कि परसेंटेज में जो भी रेशो आप कैलकुलेट करेंगे, उस वैल्यू को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करना होता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात एक और, परसेंटेज को कभी भी अगर कैलकुलेट करना होगा, यानी कि परसेंटेज अगर आपको दी गई है, आप उसे किसी फॉर्मूले में लिखना चाहते हैं, तो उसे हमेशा डिवाइड बाय 100 करके लिखते हैं, सही ना? तो इस चीज को जरा मुझे देखते हुए बताइए, काइनेटिक एनर्जी की ये है ओरिजिनल वैल्यू, सही है, P²/2m। इसमें बताइए इस P के साथ अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो क्या लिखा हुआ है? 1। अगर कुछ नहीं मौजूद है, समझ है 1 लिखा हुआ है, तो मैं इसे P लिखूं या 1P² लिखूं, बताइए कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा ना इस बात में? बात एक ही है। मतलब ये हुआ कि हमारे पास मौजूद जो वैल्यूज हैं उसका 100% अमाउंट ये रहा। इस बात पर कोई एतराज किसी को? क्योंकि अगर कोई नंबर मौजूद नहीं है, इसका मतलब 1 मौजूद है, 1 का मतलब होता है 100%। अब ये बताइए कि आपने काइनेटिक एनर्जी को कर दिया चेंज। काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने के बाद मैंने इसकी जो नई वैल्यू है उसको मैंने लिख दिया K डैश, पहले ये K थी, चेंज होकर K डैश हो गई वैल्यू। अच्छा, 2 को कोई चेंज नहीं किया गया, मास के बारे में कुछ नहीं कहा गया कि मास को चेंज करना है। चेंज कहाँ लाया गया? मोमेंटम में। कितना चेंज लाया गया? 20%। पहले कितनी थी वैल्यू मोमेंटम की? 20%। आपने इसमें ऐड कर दिया, क्या वैल्यू बन गई? 120%। यानी कि अब जो मोमेंटम है ना वो ये है 120%। बल्कि काम और करता हूँ मैं, ये आप लोगों को समझाने के लिए मैं एक भी स्टेप मिस नहीं कर रहा बीच में। भाई K डैश हो गई काइनेटिक एनर्जी, 2 को आपने चेंज नहीं किया, मास को आपने चेंज नहीं किया, आपने चेंज किया मोमेंटम को, तो इसको मैंने लिख दिया P डैश का स्क्वायर। सही है? ये चेंज होने से ये चीज़ चेंज हो गई। अब आप ये देखें चेंज कितना लाया गया है, तो जवाब है 20% का चेंज आया है। तो पहले ये वैल्यू 100% थी, अब ये वैल्यू 120% ऑफ पुराना मोमेंटम, और मोमेंटम पे स्क्वायर है, फिर डिवाइड बाय 2m कर दिया आपने। सही।
ये जो लफ्ज है ना परसेंट, ये जो हम साइन बनाते हैं, इसका जो मतलब है ना पर सेंट, पर का मतलब ही होता है ईच, और सेंट कहते हैं 100 को। जैसे हम लिखते हैं ना मीटर पर सेकेंड, तो आप क्या लिखते हैं, इसको यूँ लिखते हैं ना मीटर पर सेकेंड। तो इसी तरह से 120% लिखा, वैसा मतलब क्या हुआ 120%, यानी कि जो मैंने आपसे कहा डिवाइड बाय 100 करके लिखना होता है परसेंटेज को। तो इस 120% को आप क्या लिखेंगे, देखें इसे आप लिख देंगे 120% ऑफ पुराना मोमेंटम मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइड बाय 2m। 120 को डिवाइड बाय 100 करिए, क्या आंसर आएगा 1.2। 1.2 और p का स्क्वायर डिवाइड बाय 2m। ये बताएं आप लोगों को याद है 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, तो 1.2 का स्क्वायर क्या होना चाहिए 1.44, 1.44। अच्छा एक बात और, अगर आप में से कोई बच्चे ऐसे हैं ना, अक्सर बच्चों को इसमें प्रॉब्लम भी आती है, यार हमें कैसा समझ में आएगा कि अगर 12 जो है वो उसका स्क्वायर 144 है, तो 1.2 का स्क्वायर 1.44 होगा। तो इसके लिए मैं आपको टेक्निक पहले ही बता चुका हूँ कि देखें प्रॉब्लम ये है, आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करना है ना 1.2 को 1.2 से, सही, यानी स्क्वायर करने के लिए। तो कन्फ्यूजन सारी यहाँ पर है, ये पॉइंट जो है ना डेसिमल, ये हमें कन्फ्यूज करता है। तो भाई आप इसको खत्म करते हैं, आप डेसिमल को हटाकर इसको यूं भी तो लिख सकते हैं 12 एक्सपोनेंट -1, और फिर इसको मल्टीप्लाई करें 12 एक्सपोनेंट -1, लिख सकते हैं 1.2 को इस तरह से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। अब बताएं 12 का स्क्वायर तो आप लोगों को याद ही है, और अगर याद नहीं भी है तो ये चीज़ तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं ना, मल्टीप्लाई एक नंबर को उसी नंबर से। तो 144 हो जाएगा 12 का स्क्वायर, और एक्सपोनेंट की क्या वैल्यू बन जाएगी -1 -1। अब अगर आप एक्सपोनेंट को वापस से ले जाइए, एडजस्ट कर दीजिए, दो बार डेसिमल को लेफ्ट को मूव करें 1.44 हो जाएगा। वैसे डायरेक्ट याद होना चाहिए ये कि अगर 12 जो है वो 144 होता है तो 1.2 का स्क्वायर 1.44 होगा। अच्छा अब मैं इसको देखो स्क्वायर करके लिखता हूँ 1.44 p का स्क्वायर डिवाइड बाय 2m। अब आप मुझे बताएं कि ये जो फैक्टर इस इक्वेशन में दिख रहा है आपको p स्क्वायर अपॉन 2m, ये क्या चीज़ है, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। तो देखो फाइनल काइनेटिक एनर्जी बराबर हुई, और 1.44 का क्या मतलब होगा परसेंटेज में 144% ऑफ पुरानी काइनेटिक एनर्जी। और वे मुबारक हो, ऑप्शन में ये ऑप्शन ही मौजूद नहीं है। अब क्या करें, क्या कन्वर्ट, कुछ भी कर ले, ये ऑप्शन है ही नहीं, 100 का फर्क है, 44 है, 144 नहीं है ऑप्शन में। एक काम कर लें, इस पर 1 लगा दूं, सही हो जाएगा ये आंसर। भाई मशवरा तो दो, क्या 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 भाई, ऑप्शन गलत नहीं है, ये खातून सही कह रही हैं भाई, 44 आंसर है। क्या पूछा भाई ये बताइए, व्हाट विल बी द परसेंटेज पूछा गया, या परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी पूछा गया, परसेंटेज का चेंज पूछा गया, फाइनल परसेंटेज नहीं पूछी गई है। तो इनिशियल वैल्यू कितनी थी, फाइनल वैल्यू कितनी हो गई, चेंज कितने का आया, तो शी इज द राइट आंसर। मैं आपको एक फर्क बताता हूँ, मैं आपको एक फर्क बताता हूँ इस क्वेश्चन में क्या फर्क है। मैं जरा ना ये न्यूमेरिकल की जबान से बाहर निकालता हूँ आपको, ताकि आप लोग ना जरा सिचुएशन को एनालाइज कर सकें सही तरह से। देखिए सपोज करें, एक सिचुएशन में आपको बताता हूँ, पाकिस्तान में सपोज करें पेट्रोल है 80 रुपए का, इंशाल्लाह बोल दें सब लोग, अल्लाह करे हो जाए। गवर्नमेंट ने बोला कि भाई पेट्रोल पे 10 रुपए का इजाफा, कितने का हो गया पेट्रोल, सही। अब देखें मैं एक सवाल पूछूंगा, मैं खुद ही सवाल पूछे खुद ही जवाब दूंगा, आपसे सुनिएगा मैंने क्या बोला और मैंने सही बोला कि गलत बोला। मैंने आपसे पूछा कि भाई बताओ पाकिस्तान में पेट्रोल पे कितने रुपए बढ़ गए, और आप बोले सर 90 रुपए का हो गया। फर्क समझ में आ रहा है आपको सवाल और जवाब में। आपको यहाँ पर फाइनल प्राइस बतानी थी या चेंज इन प्राइस बतानी थी, आपको कहना था 10 रुपए बढ़ गए, समझ आ रही ना बात। इसी तरह से अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई बताओ पाकिस्तान में पेट्रोल कितने का हो गया, आप कहें सर 10 रुपए बढ़ गए, सवाल जवाब में फर्क समझ में आ रहा है आपको। अभी मैंने आपसे फाइनल प्राइस पूछी थी, आप चेंज बता रहे हैं। तो सिचुएशन को हमेशा ध्यान में रखें कि चेंज कौन सी, जब आप किसी क्वांटिटी को चेंज करते हैं तो उस क्वांटिटी का जो इम्पैक्ट आता है किसी दूसरी क्वांटिटी के ऊपर, उससे रिलेटेड चेंज भी पूछा जा सकता है, उससे रिलेटेड फाइनल वैल्यू भी पूछी जा सकती है। अब यहाँ पर आपको चेंज दिया गया था मोमेंटम का, और उस मोमेंटम का इम्पैक्ट पूछा गया था काइनेटिक एनर्जी पे क्या आएगा। और कुछ इसके अलावा एक और सीन क्या बता दिया गया, चेंज पूछा गया, फाइनल वैल्यू नहीं पूछी गई है। या आपने फाइनल वैल्यू कैलकुलेट कर ली तो 100% अमाउंट 144% बन गया, यानी कि 44% का इजाफा हो गया। तो ये हमारा आंसर जो है वो सही हुआ, शी इज द राइट आंसर। अब आप उसको कॉपी कर लें। हाँ चल भाई, तूने पहले डिसाइड किया हुआ था, मैंने समझना ही नहीं है, लॉजिक नजर नहीं आई, इंसान बन जा, लॉजिक बहुत है, ये बहुत, ये पहली वाली बात होती है कि मैं समझने को तैयार हूँ।
समझ नहीं आया, ये मत बोल। हाँ तो अजीब सा तो होगा, फिजिक्स अच्छी होती तो फिर क्या बोलूँ मैं, छोड़ो। जो मैंने यहाँ पर काम किया था, मैं आपसे यहाँ पे सवाल पूछे थे, क्या पूछा था ये? परसेंटेज जब भी कैलकुलेट करते हैं तो क्या करते हैं, एंड में मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं ना। भाई मैंने अभी आपका टेस्ट लिया था 50 नंबर का, सपोज करें आपके 40 मार्क्स आ गए, आप अपनी परसेंटेज निकालना, आप ये लिखेंगे ना, मार्क्स ऑब्टेन यानी कि 40 डिवाइड बाय टोटल मार्क्स यानी कि 50। आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे, आपका आंसर आएगा 0.8। अब आप क्या करेंगे इसको परसेंटेज निकालने के लिए, 100 से मल्टीप्लाई करके बोलेंगे कि परसेंटेज बन गई 80%। तो यही काम मैंने वहां पर किया, 1.44 आ गई एक वैल्यू, मुझे इसको परसेंटेज में लेके जाना है, तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये 144 बन जाएगा। ये मामला था। इसका मतलब ये होता है हर 100 के ऊपर ना, अगर जैसे ये इजाफा हो रहा है, अब मैं ये बात कह रहा हूँ कि भाई एक चीज़ है, सपोज करो 100 रुपए की है, 100 से समझते हैं इसको, और कहा जाता है कि भाई इस चीज़ की प्राइस में, या काम करते हैं, मैं एक चीज़ भी को सपोज करता हूँ, सपोज करें अंडे हैं, अंडे जो है वो 100 रुपए दर्जन है, सही ना? अंडे क्या हिसाब है? हाँ भाई, सवाल आया है, अंडे क्या हिसाब है? भाई इंशाल्लाह तो बोल दो। दिमाग खराब हो गया, 112, 180, ये है खातून, इन्होंने रिसेंटली खरीदी, आज का रेट बताया इन्होंने, बिल्कुल गुड। हाँ हाँ, मैं खुद सुबह सुबह डस खा के आया हूँ। तो हाँ, कल भी अंडा 180 था, आज भी अंडा 180। तो नहीं नहीं, उससे समझने में आपको मुश्किल होगी, मैं 100 रुपए इसलिए सपोज कर रहा हूँ, समझने में आसानी होगी। तो मैंने आपको रेट क्या बता दिया कि भाई अंडे जो है एक दर्जन 100 रुपए के हैं, ठीक है। आपसे कहा जाता, हाँ इंशाल्लाह, आपसे कहा जाता है कि भाई अंडे की प्राइस में पर डजन 10 रुपए का इजाफा, यानी 10%, मैं कह रहा हूँ उसको 10% ऐड कर लीजिए, सही है। तो अब सवाल ये हो गया भाई 100 का 10% कितना होगा, 100 का 10% 110 होगा। अबे 100 का 10%, 10 होगा, 10 होगा। तो आपसे कहा गया 10% इजाफा करना है, 10% इजाफा करना है। अब बताइए अंडे का पर दर्जन नया रेट क्या बन गया, 110 रुपये हो गया। तो ये परसेंटेज होती है ना, जो ऐड की जाती है तो फाइनल वैल्यू आती है, यानी कि अंडे की जो पुरानी प्राइस थी ना, वो 1.1 टाइम्स हो जाएगी। 110% का मतलब क्या होगा, 1.1 होगा। जो भी पुरानी वैल्यू थी इसकी कीमत की, उसका आप मल्टीप्लाई 1.1 कर दें, तो नई वैल्यू आ जाएगी, परसेंटेज में 110% बनेगा ये, सिंपल। हाँ, खड़े खड़े क्लास में मैंने अंडे बेच दिए, यहाँ पे पेट्रोल बेच दिया, दो चीजें बेच दी। हाँ, सस्ते दाम। एक मैं एक एक करके सबसे पूछ रहा हूँ, हाँ बताएं। देखें, सही है आपका सवाल, मैं बिल्कुल वैलिड मानता हूँ। अगर आपके जहन में कि इसका ऑल्टरनेट है तो बताएं, अगर अच्छा तरीका हो तो मैं सबको बताऊंगा वो। और हाँ हाँ, दोबारा बोलें क्या क्या? तो आंसर चेंज आने का मतलब क्या, गलत हो जाएगा ना। अगर गलत करना तो गलत करने के बहुत तरीके हैं। सबसे अच्छा तरीका बताऊं गलत का, अकड़ बक्कड़ करें, दिमाग ना चलाएं, सबसे आसान है, क्यों हम इतना सोचें जब यही करना है। अगर सही कैलकुलेशन करना तो एक सही मेथड फॉलो करना पड़ेगा, और वो सही मेथड यही है। अगर हाँ, ऐसा मैं मानने को तैयार हूँ, आप इतने सारे लोग बैठे हैं, हो सकता है मेरे अलावा इससे ज़्यादा आसान कोई तरीका आप में से किसी के जहन में हो, पॉसिबल है ऐसा, और ऐसा अक्सर होता भी है कि बच्चा बता रहा सर ये तो आपने एक पूरी कहानी की है, ये तो यूं भी हो सकती थी। हम लोग देखते हैं तो हाँ यार ये तो सही बात है, ऐसा हो जाता है। अगर कोई तरीका जहन में तो बताएं, भले वाले का फतवे मत दें यहाँ बैठ के। हाँ आप बोलें। थर्ड स्टेप से वापस फरमाइश आई है भाई, थर्ड स्टेप से वापस समझना है, सब लोग सुने। वह थर्ड स्टेप से मैं दोबारा बता रहा हूँ, पूरा दोबारा से देखिए। अच्छा एक बात मैं आपको पहले से बता दूं, मैं कल से एक बात कह रहा हूँ, ये जो न्यूमेरिकल है ना, इसको देख के कोई बच्चा भी ना ये ना सोचे कि ये एक क्वेश्चन करके ना आप चैंपियन हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ये चीज़ें प्रैक्टिस होते होते समझ में आती हैं। दूसरी बात ये है कि कल तक मैंने जो कुछ करवाया ना क्वेश्चंस के नाम पे आपको, वो सब कुछ आपने पहले से किया हुआ था, मैंने कोई नया काम आपको नहीं कराया। जब आप कोई नई चीज़ करते हैं ना, तो वक्त के साथ साथ, प्रैक्टिस के साथ साथ उस चीज़ पे ग्रिप आती है आपकी। तो दिमाग खराब ना करें अपना, क्या मैं समझ ही नहीं आ रहे हो। पहला क्वेश्चन किया अभी आपने, वो भी आपने किया अभी नहीं किया, मैंने आपसे देख रहे हैं बैठ के, सही ना? तो आहिस्ता आहिस्ता ना वक्त के साथ साथ आपकी प्रैक्टिस होगी, टेंशन नहीं लें, रिलैक्स रहें। अभी अब मजीद सवाल करेंगे तो हो जाएगा काम। मिसबा है कोई हमारे यहाँ? मैं शुरू से समझा देता हूँ, आप बस समझना शुरू कर दें।
भाई शुरू से बस सुनते हैं दोबारा से, सो क्वेश्चन को देखते हैं दोबारा से, सोल्यूशन को वापस से क्वेश्चन को पढ़ते हुए चेक करते हैं। सवाल है कि व्हाट विल द परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज इंक्रीज बाय 20%। ठीक है ना। तो देखें चेंज किस चीज में लाया गया था, मोमेंटम में, और उसका इम्पैक्ट कहाँ पूछा गया, काइनेटिक एनर्जी पर। मोमेंटम चेंज किया गया, काइनेटिक एनर्जी पर उसका इम्पैक्ट पूछा गया है। तो कोई ऐसा फॉर्मूला आपके जहन में है जो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी को रिलेट करता हो? ये फॉर्मूला p²/2m। अच्छा अब इसमें देखें काइनेटिक एनर्जी के ऊपर चेंज लाना है तो या तो ये चीज चेंज होगी या तो ये चीज चेंज होगी। तो क्वेश्चन में बताएं इन दोनों में से दोनों चीजें कोई एक चीज, किसको चेंज किया गया, मोमेंटम और मास में से मोमेंटम को चेंज किया गया। मोमेंटम के साथ पहले कुछ नहीं लिखा हुआ था, इसका मतलब है क्या नंबर है, 1 का मतलब परसेंटेज में 100% है। अच्छा अब मोमेंटम को आपने कर दिया चेंज, तो कितना चेंज लाए, 20%। पहले ये वैल्यू थी 100%, आपने इसमें 20% का इजाफा कर दिया, तो क्या हो जाएगा 155%। कितना हो जाएगा, शाबाश। ये क्या हो गया भाई, मैंने सही लिखा ही। हाँ भाई कोई एतराज है इस बात पे किसी को? 120% ऑफ पुराना मोमेंटम और मोमेंटम का स्क्वायर, मैंने स्क्वायर कर दिया। अब परसेंटेज को हम लिखते हैं डिवाइड बाय 100 करके, तो ये मैंने लिख दिया देखो 120% ऑफ पुराना मोमेंटम और मोमेंटम पे स्क्वायर लगा दिया। 120 डिवाइड बाय 100 होता है 1.2, सही ना। तो 1.2 का जो स्क्वायर होगा वो हो जाएगा 1.44। इसकी कैलकुलेशन में भी डिस्कशन हो गया कि 12 का स्क्वायर था 144, 1.2 का स्क्वायर 1.44 हो जाएगा, और ये p²/2m आ गया। ये चीज बन गई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और 1.44 का मतलब होता है 144%। और फिर मैंने इसका चेंज भी कैलकुलेट करना है क्योंकि क्वेश्चन में चेंज पूछा गया है, फाइनल वैल्यू नहीं पूछी गई है, तो इसलिए 100 से आप इसका डिफरेंस भी निकालेंगे। हाँ कहाँ लिखा है मैंने पुराना मोमेंटम, 100 नहीं था, वैल्यू 100 नहीं थी, 100% था। देखो अगर एक चीज है मिसाल के तौर पे, मैं आपसे पूछूं पाकिस्तान में पेट्रोल की करंट प्राइस इस वक्त क्या है, पता है आपको? 146। कितनी है, 146। ये जो 146 है ना, ये करंट प्राइस का 100% है। अब अगर गवर्नमेंट ये बोलती है कि भाई पेट्रोल की प्राइस में 50% कमी कर दी जाए, तो जो 146 है ना, 50% मतलब होता है हाफ। आप 146 का हाफ कैलकुलेट करें, उससे 146 माइनस कर देंगे, करंट प्राइस बन जाएगी। परसेंटेज में जो भी नंबर होता है ना इनिशियल, वो 100% होता है। जैसे एक टेस्ट दे रहे हैं आपको, आपका टेस्ट हो रहा है 70 मार्क्स का, सही 70 मार्क्स का टेस्ट हो रहा है, तो 70 मार्क्स है ना, ये 100% है। अगर आपने 35 मार्क्स ले लिए तो आपका 50% स्कोर आया, आपने 70 मार्क्स पूरे ले लिए तो आपका 100% स्कोर हो गया। तो जो इनिशियल वैल्यू होती है ना वो 100% होती है हमेशा, उसके रिस्पेक्ट हम चेंज कैलकुलेट करते हैं। एक काम करें, अपने सवालात में आप जरा रोकें, एक क्वेश्चन करते हैं, मजीद चीजें क्लियर होंगी और मजीद प्रैक्टिस होगी। एक और क्वेश्चन देखो ऐसे ही छापो, क्या एक और क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, अब उसमें पूछ लेना। अच्छा हाँ वो, हाँ आपने कल मुझसे क्लास के बाद क्वेश्चन पूछा था ये, वो उसको भी ले आएंगे रास्ते में, अभी मैं इस तरह के और करा रहा हूँ ना, उसको भी चेक कर लेना आपके वाले पे। तो माशाल्लाह इतनी खुश है ये, इसको नहीं आता फिर भी। हाँ भाई, ये होना चाहिए सर, मुझे नहीं आ रहा समझ में। शाबाश, गुड। हाँ भाई, लेकिन व्हाट विल बी द परसेंटेज डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तुम लोग को ये आवाज बुरी तो नहीं लग रही? इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ, मेरा मकसद तुम लोग को सुकून देना नहीं है कोई। मैं यहाँ अजियत देने आया हूँ, मेरा सब्जेक्ट ही अजियत है। नहीं आसान क्या, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला था, आसान वासान वाली बातें नहीं करता मैं। ये गेम आसान नहीं, मैं आपको साफ बता रहा हूँ। हाँ भाई बहुत मेहनत चाहिए, लेकिन व्हाट विल बी द परसेंटेज डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। अबे यार मैं कैमरे से बाहर आ जाऊँ। हाँ, व्हाट विल द परसेंटेज डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी। यार मुझे भी आती है लेकिन मुझे इतना मजा आता है फिर भी। अबे भाई बात सुनो, जो मैं क्वेश्चन रोक के ना बीच में तुमने एक बात बताता हूँ। अब तो मैं काफी ना चेंज कर लिया मैंने अपने आप को, वरना पहले तो मैं चाय में ना पापे भी डुबो के खाता था क्लास में ही। फिर मैंने ये काम छोड़ दिया, वो मुझे खुद बुरा लगता था। क्यों? मुझे ना पापे पे गुस्सा बहुत आता है, पूरी चाय पी जाता है पापा जो होता है ना। आप देखो तो डुबो दें, बाहर निकालने चाय पी के बाहर निकल आता है। और बाज पापे ऐसे डैश होते हैं,
ये चाय की कप में डुबकी लगा देते हैं। और मैं उसके बाद क्या करता था, मैं उसे ढूंढने बैठ जाता था अंदर, वो और बुरा लगता था। तो एक दो बार मैंने ना अपनी वीडियो देखी, मैं कर क्या रहा हूँ। ये मैनेजमेंट वाले जो ना हमारे भाई ताहिर जो हैं, ये बड़ा ख्याल रखते हैं, बिल्कुल इनका फोकस होता है हर क्लास के ऊपर, देख रहे होते हैं किस क्लास में क्या प्रॉब्लम तो नहीं आ रही कोई। ये अक्सर भागते हुए, सर चमचा। अब मुझे चमचे ढूंढने मजा ना है। मना नहीं, बस ले जाओ उसको। तो मैंने अपनी वीडियो खुद देखी होती है, ताहिर नहीं मुझे दिखाई, इसने बोला यार सर एक बार देखें जरा कैसा लग रहा है ये। मैंने कहा मुझे वाकई यार बहुत जहर लग रहा है। मैंने बोला भाई आने पापे बंद, अब मैं सिर्फ चाय पीऊंगा क्लास में, ये सब नहीं हो रहा। चलो भाई, ये मैंने देखी, मुझे उतनी बुरी नहीं लगी, मैंने उसको ना पापे से कंपेयर किया, तो मुझे ये अच्छी लगी वीडियो, तो मैंने इसको चलने दो। हमेशा याद रखो, अच्छाई बुराई ना किसी के कंपैरिजन में होती है हमेशा। तो मैंने इन दोनों सिचुएशन को कंपेयर किया, तो मुझे ये वाली सिचुएशन अच्छी लगी उसके मुकाबले में। वैसे मुझे पता है बुरी है ये। चलो लिखो, what will be the percentage decrease in kinetic energy if momentum of a body is decreased by, find the percentage decrease in kinetic energy if momentum of the body is decreased by 20%। सेम क्वेश्चन है, दो जगह इंक्रीज का लफ्ज था पुराने क्वेश्चन में, मैंने उसको डिक्रीज करवा दिया, वैल्यू सेम है। दो जगह जो लफ्ज था इंक्रीज का, उसको चेंज करके क्या कर लिया, डिक्रीज, वैल्यूज सेम। ऑप्शन लिखो इसके, फर्स्ट ऑप्शन लिखे 64%, फर्स्ट ऑप्शन है 64%, दूसरा ऑप्शन लिखें 36%, 36, 36%। उसके बाद लिखें 136%, और लास्ट ऑप्शन लिखिए 78%। एक काम करो, कैलकुलेशन शुरू करने से पहले जरा तुक्का लगाओ, देखो तुम भी किस्मत कितनी चल रही है, क्या आंसर लग रहा है इनमें से। 78, यही तो आंसर बोल रहे हैं सब लोग। हाँ भाई, तो उसका आंसर क्या होना चाहिए, या तो तुक्का लगा रहे हैं इधर किया, कैलकुलेशन नहीं हो रही। तो भाई देखो, ये बताओ भाई तुमने कैसे अंदाजा लगाया 78 का, मतलब कैसे। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि तुमने गलत जवाब दिया है, तो मैं चेक करना चाहूँ तूने क्या गलती की है। ये सही जवाब नहीं है। अच्छा देखें, ये कैलकुलेशन ना मैं आपको थोड़ी जबानी करके बताता हूँ, हम करेंगे इसको पूरा, जरा सा ना जहन में करते हैं इस कैलकुलेशन को। चलें शुरू से चेक करते हैं, हम लिखेंगे कुछ नहीं, सिर्फ इसको जबानी चेक करते हैं। ये बताएं सबसे पहली बात, मोमेंटम का जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ये, इसमें चेंज लाई गया है और इसका चेंज पूछा गया है, ऐसे ही। तो मुझे बताइए, अगर मोमेंटम के साथ अभी कुछ नहीं लिखा हुआ है तो क्या नंबर मौजूद है, 1। परसेंटेज में क्या हो गया ये, अब इसमें से आप 20% माइनस कीजिए, क्या परसेंटेज बच गई, 80% बच गई। 80% को कैलकुलेशन में आप कैसे लिखेंगे, डिवाइड बाय 100, तो 80/100 क्या हो जाएगा, अबे 0.8, क्या वैल्यू हो जाएगी 0.8। तो देखें पहले जो मोमेंटम था ना, चेंज लाने से पहले वो लिखा हुआ था 1p का स्क्वायर, 20% कम करके अब ये मोमेंटम क्या लिखा हुआ है 0.8p का स्क्वायर। ये बताइए 8 का स्क्वायर क्या होता है, 0.8 का स्क्वायर 0.64, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, जैसे यहाँ 1.2 लिखा हुआ था ना, डिग्री से केस में 0.64 लिखा हुआ आएगा। परसेंटेज में 0.64 का क्या मतलब है, 64% है। और यहाँ पर आपसे फाइनल वैल्यू पूछी गई है या चेंज, क्या आंसर है फिर बताइए। अभी वो तो फाइनल वैल्यू है 36, 100 से डिफरेंस निकालें, 100% वैल्यू 64% हो गई चेंज होकर, आंसर क्या बना 36%। हाँ अगर ये पूछा गया होता है कि व्हाट विल बी द परसेंटेज, तो फिर आपका आंसर 64 होता। यहाँ पूछा गया परसेंटेज डिक्रीज बताइए कितनी हो गई। अब बताएं, थोड़ा सा आसान लगा पहले वाले के मुकाबले में, इसी को देखते हुए एक बार कैलकुलेशन खुद से कर लीजिए अपने हाथ से। हाँ भाई मैं तो करा ही दूंगा, तुम लोग खुद से एक बार ट्राई कर लो। लिखा नहीं है तूने सवाल, तो चेक करना, यही तो लिखा हुआ है। क्यों नहीं हुआ माइनस, 100% वैल्यू इंक्रीज में माइनस हुआ। ओ भाई बात सुन, पहले तो तू अपना इलाज करा लग के एक साथ। भाई पहले भी मैंने इंक्रीज किया था, 20% इंक्रीज हुआ, तो 100 को मैंने 120 किया। इस कैलकुलेशन में मैंने क्या कहा, 100% को 80% कर दिया आपने, क्योंकि 20% डिक्रीज हुआ था। आई याददाश्त वापस, या थोड़ा नाश्ता और दूं। चल भाई तूने भी माइंड बनाया हुआ है, समझना तो मुझे है ही नहीं,
लिखो तो, कोशिश तो करो, ट्राई तो करो, कैलकुलेशन सामने लिखी हुई आपके। हाँ, लेकिन एक जगह पे वैल्यू बढ़ रही है, जब वैल्यू कम हो रही है तो सेम आंसर कैसे आएगा? एक बार वैल्यू कम हो गई, एक बार वैल्यू ज्यादा हो गई, तो सेम आंसर तो नहीं आना चाहिए ना। प्लस एक बात और याद रखिए, पी के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, लीनियर रिलेशन नहीं है ये, स्क्वायरिंग से वैसी वैल्यू चेंज हो जाती है। आ गया सही? हाँ, ये मेथड तो एक ही है, कैलकुलेशन खाली आप चेंज करेंगे। पहले ही 100% था, इससे पिछले क्वेश्चन में जब 20% ऐड किया गया था तो मैंने ऐसा 120 किया था, इस न्यूमेरिकल में 20% कम हो गया, तो क्या करना चाहिए मुझे? अच्छा चलो ड्रामे नहीं करो, चलो शुरू हो जाओ, शाबाश। यानी के, यानी के, अभी मैं इस पर थोड़ा और वक्त लगाऊंगा वैसे, ये 80 हो जाएगा। यानी के, भाई देखो मेरी तुम लोगों से ना एक रिक्वेस्ट है, घर जाके ना कोई जबान में बात ना करे यार, यही मुझे तुम लोगों से खतरा लगता है। क्लास के बाहर जाके ना मैं भी बिल्कुल नॉर्मल हो जाता हूँ, तुम लोग भी ऐसे हो जाया करो। आप मुझे क्लास के बाहर मिले, आपको लगेगा ही नहीं कि मैं वही हूँ क्लास वाला, मैं बिल्कुल संजीदा हो जाता हूँ क्लास के बाहर जाके। आप भी यही करें, ये ना हो घर जाके सलाम करें, बोले यानी के मैं आ गया। हाँ, लिख सकते हैं, अगर आपको जहन में ये बात है आप लिख दें, डायरेक्ट लिख दें, क्योंकि देखें ये जो वर्किंग मैं कर रहा हूँ ना, इस वर्किंग का मकसद ये है कि भाई मैं तो आपको समझा रहा हूँ, कर सकते हैं, लेकिन देखें मैं भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, तो मैं कोई स्टेप मिस नहीं कर रहा, वरना कैलकुलेशन डायरेक्ट भी हो सकती थी, मैंने जबानी करके पहले ही बता दिया आपको। आप इनमें से कुछ भी ना करें, डायरेक्ट निकालने आंसर, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अबे यार ये मैंने क्या किया यार, मुझे आवाज नहीं आ रही। भाई वो अपने मतलब की चीजें देखता है खाली, ये भी उसका मसला है। 0.64, हाँ सही। यानी के शॉर्टकट है, मैंने खड़े खड़े यहाँ पे तुझे शॉर्टकट से करके बता दिया, तेरी समझ में आ रहा था? नहीं ना? कर ले इज्जत से, शाबाश। आप लिख दें, इनमें से कुछ ना लिख दें, मजीद स्टेप बढ़ा लें, मैं तो बार बार कह रहा हूँ मेथड के नंबर थोड़ी है। अगर मुझे एक्सप्लेन नहीं करना होता, मैं अगर ये खुद सॉल्व कर रहा होता, मेरे सामने एमसीक्यू आता और मेरी इस पे ग्रिप है, मैं तो ये कुछ भी नहीं लिखता, मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ। अगर आपको भी ऐसी ग्रिप आ जाती है इसके ऊपर, आप कुछ ना लिखें, लिखने को तो यहाँ पे मसला ही नहीं है ना, कोई भी कौन सा स्टेप लिखना कौन सा नहीं लिखना। हाँ भाई, मजीद कुछ सवाल बताऊं? अगर आ रहा है, वो भी आ रहा है रास्ते में, सब रहे, मुझे पता है तेरे दिमाग में अपना सवाल घूम रहा है जो तूने मुझसे कल पूछा था। बता रहा हूँ, सारे बता रहा हूँ, अभी पहले मैं जरा इसके ऊपर खेल लूँ, फिर मैं इसके रिस्पेक्ट से इसका चेंज कैलकुलेट करवाऊंगा आपसे। 2 मिनट रुक जाए। हाँ, 0.8 दोबारा बोले क्या? दोबारा बोले क्या? ये 80% था ना? अबे 1 मिनट, 1 मिनट, नहीं नहीं नहीं, ये सही कह रहा है, ये मैंने गलत कर दिया, ये 80/100 था। यू आर राइट, 80/100 यानी 0.8। हाँ, यहाँ से आगे, भाई ये तो मैं समझ में आ गया, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 0.8 का स्क्वायर 0.64 हो गया। अब परसेंटेज को मल्टीप्लाई बाय 100 करके परसेंटेज में की शक्ल दी जाती है ना, तो मैंने इस पी स्क्वायर अपॉन 2m की जगह पे लिख दिया के, यानी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और 0.64 की जगह पे लिख दिया 64%, ये लिखा हुआ स्टेप 64% ऑफ पुरानी काइनेटिक एनर्जी। और चेंज कैलकुलेट करने के लिए आप 100 से डिफरेंस निकालेंगे इसका। चलो भाई नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, शाबाश। यार भाई तुम में से कोई एक जाके बोल देना उनको। हाँ भाई लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, व्हाट विल बी द, what will be the percentage, what will be the percentage decrease in kinetic energy, what will be the percentage decrease in kinetic energy of a body, of a body if its momentum, if its momentum is decreased by
if its momentum is decreased by 30%, 30। सेम क्वेश्चन है, 20 के बजाय 30 हो जाएगा, बाकी सब कुछ वही है। इफ इट्स मोमेंटम इज डिक्रीज्ड बाय 30%, ऑप्शन लिखें इसके। अच्छा देखो, मैं इसके ऑप्शन में ना नन ऑफ दीज नहीं लिखवा रहा आपको, आपने देखा, उसकी वजह समझें। ये इतनी आसान कैलकुलेशन है कि मैं क्वेश्चन बताते बताते ना जबानी कैलकुलेशन कर रहा हूँ उसकी, और अगर जरा सा आप लोग दिमाग लगाए ना तो आप भी कर सकते हैं काम बड़े आराम से। मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स आप लोगों में से ऐसे देख रहा हूँ जिन्होंने अपने जहन में बात बैठाई हुई है, परसेंटेज ये तो हमें आती ही नहीं, इसलिए आपको आ भी नहीं रही। थोड़ा सा सोचें, जरा दिमाग चलाएं, बहुत आसान सा काम है ये। ऑप्शन लिखो इसके, पहला ऑप्शन लिखो 49%। बिल्कुल ऐसा ही है। कौन है ये 51? समझ में आ रही है बात? अब कैसा अंदाजा लगा, चलो आप बताएं आपने कैसा अंदाजा लगाया। सही है। 100 माइनस 30, 70 आ गया, सही है। 7, 7 का स्क्वायर होता है 49, आपने उसको क्या कर दिया, 0.7 को 0.49, 0.49 का मतलब 49%, 49% बच गई, तो चेंज कितना आया, 51% का चेंज आ गया। इतनी सी बात है ये। आप उसको लगाएं, इसमें 2 स्टेप और ऐड कर लें इसके अंदर, तो कोई काम आसान नहीं हो जाएगा, आपको दिमाग अपना चलाना पड़ेगा थोड़ा सा। ऑप्शन लिखो चलो 49%, दूसरा ऑप्शन लिखो 51%, 51, और यही आंसर। उसके बाद आप एक ऑप्शन लिख दें 38%, और एक ऑप्शन लिख दो अपनी मर्जी से, जो ऑप्शन चाहिए ले लो, जाओ 20% लिख दो। इसकी वैल्यू बनेगी 51, कैलकुलेशन कर लो पूरी जो भी बन रही है, अपने सामने ताकि आपके वैल्यू रहे। लेकिन ये कैलकुलेशन का जो मेथड है ये आपकी वर्किंग का पार्ट नहीं है, आप बगैर वर्किंग किए भी अगर अंदाज़ा लगा सकते हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ राइट आंसर बताना है। अच्छा भाई, अब एक क्वेश्चन और मैं इसके बाद बताऊंगा, इसको आपने लिखना नहीं है ना, कैलकुलेशन के हवाले से आप लिखेंगे इसको, और ना ही इसको सॉल्व करना है, जबानी बात होगी इसके बारे में सिर्फ। हाँ भाई, एक बॉडी है, उसका जो मोमेंटम है उसे हम डिक्रीज कर दें बाय परसेंटेज, आप रख लें 40% डिक्रीज कर दें उसको, 40% डिक्रीज कर दिया, तो बताइए परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। साथ साथ करते हैं, अलग अलग ना भागें। सबसे पहले देखें, मोमेंटम के साथ अगर कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है क्या लिखा हुआ है, 1, 1 का मतलब इस 100% में से आपने 40% डिक्रीज कर दिया मोमेंटम, तो बचा कितना, 60% बच गया मोमेंटम। 60% जो मोमेंटम बच गया है, इसको आप परसेंटेज में जब लिखेंगे, परसेंटेज से हटा के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 0.6, 0.6 सही आपका आंसर, 0.6 लिखेंगे। 0.6 से आप कर दीजिए स्क्वायर, 0.36, यानी क्या परसेंटेज रह गई, चेंज कितने का आया, 64 का। इतनी सी बात है। एक आखिरी सवाल, अगर हम किसी बॉडी के मोमेंटम को डिक्रीज करें बाय 50%, अब बताइए क्या वैल्यू है। स्क्वायर लगा हुआ है, ये बात ध्यान में रखें, ऐसा नहीं है, याद रखें स्क्वायर हुआ हुआ है इसके ऊपर। हाँ अगर ये होता ना k इक्वल टू पी अपॉन 2m, स्क्वायरिंग नहीं होती, 75% आएगा। भाई 50% का अगर चेंज किया आपने तो रह कितना गया मोमेंटम, 50% रह गया। परसेंटेज से हटाकर कैसे लिखोगे इसको, 0.5, 5 का स्क्वायर होता है 25, 0.5 का स्क्वायर 0.25, 0.25 का मतलब परसेंटेज में, परसेंटेज में 0.5 का मतलब परसेंटेज में 25, चेंज कितने का आया, इतनी सी बात है। अब बताएं, मुश्किल तो नहीं लग रहा ना, अल्लाह ना करे। चलें एक काम और कर लेते हैं इसी से रिलेटेड, कि अगर हमें काइनेटिक एनर्जी का चेंज बताकर मोमेंटम का चेंज पूछ लिया जाए तो आप क्या करेंगे, ऐसे इसको भी देख लेते हैं। चलें भाई लिखें नेक्स्ट, लिखें व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज, व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, ओए नहीं नहीं, इन मोमेंटम, सॉरी काइनेटिक एनर्जी नहीं, परसेंट इंक्रीज इन मोमेंटम, व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन momentum if
if kinetic energy is increased 2 times, if kinetic energy is increased 2 times। हाँ भाई, एक बॉडी है, उसकी काइनेटिक एनर्जी को आपने डबल कर दिया, 2 टाइम्स इंक्रीज किया, बताइए मोमेंटम में क्या परसेंटेज चेंज आएगा। ऑप्शन लिखें, नंबर 1 ऑप्शन लिखें 173%, पहला ऑप्शन 173%, दूसरा ऑप्शन लिखें 141%, थर्ड ऑप्शन लिखिए 73%, और लास्ट ऑप्शन लिखिए 41%। 173, 141, 73 और 41। अच्छा, अब देखो ये क्वेश्चन मैं एक करके बता देता हूँ आप लोगों को। देखें, अब इस बार जो आपके पास फॉर्मूला है वो वही है k इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m, लेकिन इस बार जो चेंज करना है वो इसको चेंज करना है और इसका चेंज आपसे पूछा गया है। सही है, तो सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि जिस चीज का चेंज आपको चाहिए, जैसे मोमेंटम का चेंज चाहिए, तो इस फॉर्मूले को मोमेंटम इक्वल टू की फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए आप सबसे पहले। ये काम हमने यहाँ पे इसलिए नहीं किया था क्योंकि ये फॉर्मूला ऑलरेडी काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू की फॉर्म में ही लिखा हुआ था, हमने यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं की थी। तो आप इसको देखें, यूँ लिख सकते हैं पी स्क्वायर इक्वल टू 2m k। एक बात और याद रखें, मैं आपको देखो, मुझे ऐसा लगता है कि कैलकुलेशन में आने वाले टाइम में आपको ये बात कंफ्यूज करेगी। मैं आपके अपने एक्सपीरियंस पे आपको ये बात बता रहा हूँ, आप इस बात पे कंफ्यूज मत होइएगा कि ये जो 2 लिखा मैंने, तो याद रखो ये फॉर्मूले का पार्ट है ये। सही है, अगर आप कोई नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह अगर करेंगे तो उसे इस वाले 2 से अलग रखना है अपने, ये फॉर्मूले का हिस्सा है ये वाला 2। आप जब भी मोमेंटम का फॉर्मूला लिखेंगे ना तो उसके साथ ये 2 होना लाजमी है। अच्छा ये बताइए, ये मोमेंटम का फॉर्मूला है ना, ये मोमेंटम के स्क्वायर का फॉर्मूला है। हाँ, तो मोमेंटम ये बन जाएगा √2m k। अब बताइए चेंज कहाँ पे लाना है, काइनेटिक एनर्जी में, और किस चीज का चेंज आपको कैलकुलेट करना है, मोमेंटम का चेंज कैलकुलेट करना है। तो देखें, हमने मोमेंटम को कर दिया है चेंज, मैंने सो कर दिया p डैश इक्वल टू स्क्वायर रूट, फॉर्मूले का पार्ट है, 2 फॉर्मूले का पार्ट है, मास भी फॉर्मूले का हिस्सा है, काइनेटिक एनर्जी भी। लेकिन अगर ये चेंज हुआ तो इसको चेंज करने के ना हमने इसको चेंज किया ना इसको चेंज किया, हमने चेंज किया है इसको, काइनेटिक एनर्जी को आपने चेंज कर दिया। कितना चेंज लेकर आया आप इसमें, 2 टाइम्स, यानी कि ये हो जाएगा 2 इंटू एम, और इसको मैंने क्या लिख दिया 2m, सॉरी 2k। अच्छा अब ये बताइए, जो √2 लिखा हुआ है इसको अगर मैं रूट से बाहर ले आऊं तो ये क्या बनेगा 1.41। आप लोगों को याद है मैंने 2 वैल्यूज कहा था, याद कर लीजिए, 2 वैल्यूज को रट्टा लगा के रखना आपने, इसका कोई तरीका नहीं होता। एक √2 की वैल्यू 1.41, एक √3 की वैल्यू 1.73 होती है, 2 वैल्यूज याद रखिएगा। 1.41 होता है √2, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ देख लीजिए, √2 होता है 1.41, इसको आपने जहन में रखना है अपने, और √3 होता है, और बाकी इसके अलावा जो भी नंबर्स होते हैं उनके बारे में हमने डिस्कशन की थी कि कैसे कैलकुलेशन करनी है। हाँ भाई, तो देखें ये जो √2 लिखा हुआ है इसको अगर मैं रूट से बाहर ले आऊँ तो ये 1.41 हो जाएगा, बाकी स्क्वायर रूट अपनी जगह मौजूद है, अंदर क्या मौजूद है 2m और के, ये सब चीजें मिलाकर क्या बन रही है, इनिशियल मोमेंटम बन रहा है। तो देखिए फाइनल मोमेंटम बराबर हो गया 1.41 टाइम्स ऑफ इनिशियल मोमेंटम। 1.41 का मतलब परसेंटेज में क्या बनेगा, तो ये हो गया 141% ऑफ पुराना मोमेंटम। चेंज कितने का आया, 141 का चेंज आ गया पूरा। पहले यहाँ पे कुछ नहीं मौजूद था, तो ये था 100%, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है ना, ये 100% था, अब ये 141% हो गया, चेंज आया 41% का। चलें एक और बात, जबानी कैलकुलेशन करनी, लिखना कुछ नहीं है। यही क्वेश्चन अगर मैं यूं करता हूँ, और ऑप्शन भी यही रहेंगे, इन्हीं ऑप्शन के साथ जवाब दीजिएगा, कि अगर इसी क्वेश्चन में कहा जाता है कि इफ काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज 3 टाइम्स तो क्या होता, तो 73% आपका आंसर बन जाता है। आप यहाँ पर फिर क्या लिखते, यहाँ पे आप लिखते 3k, 3k को रूट से बाहर लिखते तो 1.73 बन जाता, 1.73 का मतलब 173%, और चेंज कैलकुलेट करेंगे तो 73%। एक और बात आखिरी, अगर हम काइनेटिक एनर्जी को 4 टाइम्स कर दें तो बताइए क्या होगा, ये आपके वाले सवाल का जवाब है।
हाँ भाई, अगर हम 4 टाइम्स कर देते तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था 4, √4 कितना होता है, तो 2 का मतलब परसेंटेज में क्या होता, 200%। चेंज कितने का आता, 100% का चेंज आया, यानी कि डबल हो जाएगी वैल्यू, स्ट्रेट 100% चेंज हो जाएगी वैल्यू। ये क्वेश्चन आपने मुझसे कल पूछा था। हाँ, क्या, तो लिखा हुआ है सामने। तो अगर इस पर 4 लिखेंगे तो 4 का रूट क्या होता है, तो 2 का मतलब परसेंटेज में क्या होगा, 2 ही हो जाएगा। अच्छा, 1.41 का मतलब 141% है, लेकिन 2 का मतलब 2 है, क्या है परसेंटेज में, 200%। तो चेंज कितने का आया, 100 का चेंज आ गया, क्योंकि आप जो भी डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे 100 से डिफरेंस निकालेंगे उसका। क्या, ड्रामे नहीं करो बिला वजह के, मैं कह रहा हूँ ड्रामे मत कर बिला वजह के। ये कॉपी करो, फिर एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आप लोग जरा खुद से उसको लिख लीजिए। हाँ, एक मिनट, मैं यही बात स्टार्टिंग में बोल रहा था, ये जो 2 है ना, इसको परसेंटेज में काउंट ना करें, फॉर्मूले का पार्ट है ये, समझ आ रही बात, ये बात मैंने स्टार्टिंग में यही बात बोली थी, कि जो भी कैलकुलेशन आप काइनेटिक एनर्जी करेंगे उस कैलकुलेशन में ये 2 शामिल रहेगा, ये क्वेश्चन का पार्ट है। एक क्वेश्चन ना तुम लोग, मैं इसके बाद एक और क्वेश्चन बता रहा हूँ, उसको ना जरा एक बार सॉल्व कर लेना पूरा आखिर तक अपने हाथ से, जबानी कैलकुलेट ना करना, पूरा सॉल्व कर लें। हाँ, कह रहा ना, मैंने बोला तो आखिर में 141% वैल्यू आई, मैंने आंसर क्या बोला, 141 थोड़ी बोला है। तो वहां पे भी चेंज पूछा गया, इत्तेफाक से अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चंस करवाए ना, मैंने किसी भी क्वेश्चन में फाइनल वैल्यू नहीं पूछी आपसे, मैंने हर क्वेश्चन में चेंज पूछा है। तो जितने भी क्वेश्चन आज हमने किए हैं उन तमाम में आखिरी जो आंसर आएगा उसको 100 में से माइनस करना होगा आपको, चेंज कैलकुलेट करने के लिए। बताएं, समझाएं सही से। अच्छा, अब एक मिनट फर्क समझे, वहां पी पे स्क्वायर लगा हुआ था, यहाँ काइनेटिक एनर्जी पे स्क्वायर रूट लगा हुआ है। एक मिनट, यहाँ पर ना अभी तक जो मैंने ये वाला जो क्वेश्चन बताया आपको, इसमें मैंने परसेंटेज के हिसाब से आपको डेटा दिया ही नहीं है। अगर मैं डेटा परसेंटेज के हिसाब से देता, सेम मेथड होता उसका भी, मैंने यहाँ पे भी टाइम्स के हिसाब से बात की है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये कहता कि इफ काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज 100%, अगर काइनेटिक एनर्जी 100% बढ़ा दी जाए, तो पहले काइनेटिक एनर्जी के साथ कुछ नहीं लिखा, वैसा मतलब भाई 100% यानी 1 है, आपने इसके ऊपर 100% और इजाफा कर दिया, 200% हो गया। अब 200% को आप परसेंटेज से हटाकर लिखेंगे कैसे, 200, 200 डिवाइड बाय 100 यानी कि 2। तो मैंने यहाँ पे 100% इजाफा बोलने के बजाय मैंने अल्फाज चेंज करके डायरेक्ट बोले कि वैल्यू डबल कर दी जाए। तो एक क्वेश्चन मैं आपको इसी तरह का बता देता हूँ, आप लिख लें जरा, इसको कॉपी कर लें, मैं परसेंटेज के हिसाब से बता देता हूँ, वर्किंग दोनों में सेम होगी, कोई फर्क नहीं है, क्वेश्चन बताने के अंदाज में फर्क है खाली। सुनो भाई खातून, कल जो तुमने मुझे सवाल पूछा ना, उसकी एग्जैक्ट वर्डिंग क्या थी वो मैं अब बता रहा हूँ, समझ आ रही बात, लिखिए। व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज, what will be the percentage change in momentum, what will be the percentage change in momentum if kinetic energy, if kinetic energy of a body is increased by, is increased by 300%, 300%, 300%। अच्छा, अब एक काम करते हैं, ऑप्शन लिख लें इसके पहले, फिर बात करते हैं। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, कैसे बताया आपने ये गलत जवाब। नहीं, बस आंसर से 100 है। चले, ऑप्शन लिखना, ये लिख दें, 100%, 200%, 300%, 400%, यही ऑप्शन है, 100, 200, 300, 400।
अच्छा, शुरू करने से पहले ना जरा एक चीज सुना। सेम क्वेश्चन अगर मैं आपसे इस तरह पूछूं कि व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम इफ काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज्ड 4 टाइम्स। एक मिनट में 4 टाइम्स का मतलब, आप जब यहाँ पे 4K लिखेंगे तो ये स्क्वायर रूट में लिखेंगे ना 4, रूट से बाहर लाके क्या बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा, 200% हो जाएगा। चेंज कितने का आया? ये सवाल ना मैंने इसी क्वेश्चन के वर्डिंग चेंज करके आपको बताया कि 300% बढ़ा दिया जाए या 4 टाइम्स कर दिया जाए, बात एक ही है दोनों, कैसे देखें। यहाँ से जरा देखना शुरू करें इसको। सबसे पहले मुझे बताओ के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ, या आपके वाले सवाल का जवाब आ रहा है? के साथ अगर कुछ मौजूद नहीं है, इसका मतलब क्या है, क्या चीज लिखी हुई? वन। वन का मतलब अब आपने कितना इजाफा कर दिया इसमें? 300% ऐड कर दिया, तो टोटल क्या परसेंटेज बन गई? 4, सिर्फ 400%। तो देखें यहां से ऑनवर्ड्स में कैलकुलेशंस को करूंगा चेंज। देखिए अब, तो पहले यहाँ पे 1 लिखा हुआ था, 1 का मतलब था 100%। अब हमने इस 100% में 300% और ऐड कर दिया, तो जो टोटल वैल्यू बन गई वो क्या बन गई? स्क्वायर रूट की जगह पे स्क्वायर रूट, 2 की जगह पे 2, एम की जगह पे एम, और के डैश की जगह पे आप लिखेंगे 100% था पहले से और आपने 300% ऐड कर दिया, यानी 400% ऑफ पुरानी काइनेटिक एनर्जी। सही। अब बताएं 400% क्या मतलब हुआ? 400/100 यानी कि 4। तो ये बन जाएगा इस तरह से, स्क्वायर रूट में आप लिखेंगे 2 × m × 4 काइनेटिक एनर्जी। 4 का रूट बाहर लेके आइए, 2 स्क्वायर रूट यहाँ पे स्क्वायर रूट, 2 की जगह पे 2, m की जगह पे m, k की जगह पे k। ये वैल्यू इनिशियल मोमेंटम है, और 2 का मतलब परसेंटेज में क्या हो जाएगा? 200% ऑफ इनिशियल मोमेंटम। और चेंज पूछा गया या फाइनल वैल्यू? तो 100 से डिफरेंस निकाल लीजिए इसका, चेंज आया 100% का। अच्छा, अब ना यहाँ पर ना थोड़ा सा इस पर ब्रेक लगा लो। अब आपको ना, मेरे हिसाब से मैंने इस तरह के क्वेश्चन में ना काफ़ी फुल कर दिया है आज, आज के लिए। मतलब एंडिंग तो किसी चीज़ की नहीं होती। आज के लिए ना मैंने आपको बिल्कुल सामने, आपको मैं एक लेवल पे लेके आ गया हूँ। अब आपका काम है कि इस तरह के जो कैलकुलेशंस है ना, इनको डिफरेंट कंडीशंस के ऊपर ज़रा खुद से सोचें। एक मिसाल है, यहाँ पे आपको पी स्क्वायर लिखा हुआ नजर आया था मोमेंटम पे। मैं इसी से रिलेटेड एक और चीज़ आपको बताता हूँ। देखें, काइनेटिक एनर्जी का ये भी तो एक फॉर्मूला होता है, K = mv²/2। ये भी तो एक फॉर्मूला है, असल फॉर्मूला बल्कि यही है, बेसिक फॉर्मूला यही है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज बाय 20%। वेलोसिटी को 20% बढ़ाना है, क्या वैल्यू बनेगी बताएं? स्टेप बाय स्टेप 120, और जब डिवाइड बाय 100 करोगे तो क्या आंसर आएगा? 1.2। फिर इसका स्क्वायर करोगे क्योंकि वेलोसिटी पे स्क्वायर लगा हुआ है, फिर 1.44 हो जाएगा। सेम कैलकुलेशन चलेगी, कोई फर्क नहीं आएगा इसमें। समझ आई बात? मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था ना कि जो मैं कैलकुलेशन आपको बता रहा हूँ उसका ताल्लुक मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी से नहीं है। ये कंडीशन किसी भी फॉर्मूला से रिलेट की जा सकती है। एक और चीज सुनिए भाई, मैंने अभी आप लोगों को सर्कुलर मोशन का टॉपिक तो नहीं पढ़ाया ना, सेंट्रीपिटल फोर्स अभी हमने नहीं पढ़ा, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला आप सबको पता है, mv²/r होता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं, बताएं कि अगर हम वेलोसिटी को 20% इंक्रीज कर दें तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितने परसेंट बढ़ेगी? सेम कैलकुलेशन। भाई वेलोसिटी को अगर आप 20% बढ़ाएंगे तो v के साथ अभी कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है क्या है? 100% का मतलब, अब 1 का मतलब 100%, 20% आप ऐड कर देंगे, 120 हो जाएगा। फिर v पे स्क्वायर लगा हुआ है, यानी 1.2 का स्क्वायर। जब स्क्वायर करेंगे तो 1.44 हो जाएगा, 1.44 का मतलब 144%। इसी तरीके से आप लोगों को एक चीज़ और मैं याद दिलाता हूँ, सिंपल पेंडुलम की टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपको याद होगा, 2π√L/g। सही। अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, ये इस टाइप की कैलकुलेशन बनेगी, इसमें स्क्वायर रूट लगा हुआ था। सही। अगर हम किसी पेंडुलम की लेंथ को डबल कर दें तो टाइम पीरियड में कितने परसेंट का इजाफा होगा? भाई अगर डबल कर देंगे तो 2L लिखा आ जाएगा यहाँ पे, 2 को रूट से बाहर ले आइए, क्या वैल्यू बनेगी? 1.41 बनेगी। कितनी परसेंटेज बढ़ गई? 141। 141 इजाफा कितने परसेंटेज का हुआ? यानी अगर किसी सिंपल पेंडुलम के लेंथ को डबल करेंगे तो 41% उसकी लेंथ उसके टाइम पीरियड में बढ़ जाएगी। एक और चीज बताइए, आप लोगों ने एस्केप वेलोसिटी का नाम सुना है?
हाँ, और सैटेलाइट को, रॉकेट को नहीं, सैटेलाइट को जो लॉन्च करते हैं। देखिए एक चीज़ याद रखें, एक चीज़ होती है ऑर्बिटल वेलोसिटी, ये आपके कोर्स का टॉपिक नहीं है इसलिए शायद आपने सुना नहीं होगा इसके बारे में। एक चीज़ होती है ऑर्बिटल वेलोसिटी। अगर कोई भी बॉडी किसी ऑर्बिट के अंदर घूम रही होती है ना, उसकी वेलोसिटी एक फार्मूला होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये इसका फार्मूला होता है, वी ओ का मतलब यहाँ पर ऑर्बिटल है, ये बराबर होता है अंडर रूट जी मल्टीप्लाई बाय आर। जिस ऑर्बिटल रेडियस पे बॉडी घूम रही है उसका रेडियस मल्टीप्लाई बाय 9.8 कीजिए, उसका स्क्वायर रूट निकालिए, ऑर्बिटल वेलोसिटी आ जाएगी। एक चीज और होती है, हम कहते हैं स्केप वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? एस्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जिससे अगर आप किसी प्लैनेट के सरफेस पर खड़े होकर किसी बॉडी को अगर लॉन्च कर देंगे तो वो बॉडी प्लैनेट पर वापस नहीं आएगी। जैसे सैटेलाइट में हम करते हैं कि सैटेलाइट को आप लॉन्च करते हैं तो हम चाहते हैं कि ये बॉडी ज़मीन पर ना आए वापस, बल्कि ज़मीन से डिस्टेंस मेंटेन करके घूमना शुरू कर दे। तो उसके लिए हर प्लैनेट की एक स्केप वेलोसिटी होती है, जो कि ज़मीन की होती है 25,000 माइल्स पर आवर, या 40,000 किलोमीटर पर आवर, या फिर 11,111 मीटर पर सेकेंड। आप इस मार्कर को 11,111 की स्पीड से ऊपर फेंकें, मार्कर वापस नहीं आएगा जमीन पे, ये जमीन से एक डिस्टेंस मेंटेन करके घूमना शुरू हो जाएगा। तो इसकी कैलकुलेशन का एक फॉर्मूला होता है, इसे हम कहते हैं स्केप वेलोसिटी। सही है। इसका फॉर्मूला ये होता है अंडर रूट 2 GR। क्या फॉर्मूला होता है? क्या डिफरेंस दिख रहा है इन दोनों में आपको? 2 नहीं है ये, अंडर रूट 2 है, ये स्क्वायर रूट में लिखा हुआ है 2। तो बताइए स्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल स्पीड में कितने टाइम्स का फर्क है? 1.41 टाइम्स का फर्क है। सही है। एक कॉन्सेप्ट बल्कि मैं आपको बताता हूँ, फिर एक सवाल पूछूंगा। ये बताइए कि अगर मैं इस मार्कर को एक रस्सी से बांध दूं और उसको ऐसा घुमाना शुरू कर दूं, ये मार्कर ऐसा चक्कर लगा रहा होगा मेरे हाथ के गिर्द, तो ये बताइए जो रस्सी इसके साथ कनेक्टेड है, ये खींची हुई होगी या लूज पड़ी हुई होगी? यानी हम फिजिक्स से बाने बोले तो इसमें टेंशन होगी एक। मैं अगर स्पीड को बढ़ाना शुरू कर दूं तो ये टेंशन और बढ़ेगी, मैं स्पीड को और बढ़ाऊंगा टेंशन और बढ़ेगी। यानी रस्सी जो है वो खींच रही है, और रस्सी के खींचने का मतलब ये है कि इस रस्सी के लिए ये काम मुश्किल हो रहा है कि ये ऑर्बिट में रखे इस मार्कर को। मैं अगर स्पीड को बढ़ाता चला जाऊं और उससे उस लेवल पर ले जाऊं स्पीड को कि रस्सी इतनी फोर्स से खींचे कि रस्सी टूट जाए, तो रस्सी जिस पॉइंट पर टूटेगी बताइए मार्कर सर्कल में रहेगा? आप जरा सुनिए इसके बारे में। चांद है जमीन एक घूम रहा है, रस्सी कनेक्टेड नहीं होगी इन दोनों के बीच में, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों बैलेंस हैं। जमीन ने चांद को समझे भगा रस्सी का ना, वैसे ही फोर्स ला के पकड़ा हुआ है। चांद अगर अपनी स्पीड बढ़ाना शुरू कर दे तो जमीन के लिए इसको रोकना मुश्किल हो जाएगा, होगा मुश्किल। तो बताइए मैं चांद की स्पीड में कितने परसेंट का इजाफा कर दूं कि ये अपने ऑर्बिट से स्केप करके चला जाए यहाँ से? 1.41 का मतलब क्या परसेंटेज बनी? कितने परसेंट का इजाफा करोगे? यानी अगर चांद अपनी करंट स्पीड में जो ऑर्बिटल स्पीड है उसको अगर 41% बढ़ा देगा ना, तो ये अपने ऑर्बिट में नहीं रहेगा, जमीन रोक नहीं पाएगी इसको फिर। ये मैं आपको बताना है क्या जा रहा हूँ, कहाँ की चीज कहाँ जाके कनेक्ट हो रही है, देख रहे हैं आप? कैलकुलेशन समझे, खाली कॉन्सेप्ट तो बनते रहेंगे, कैलकुलेशन डरने की जरूरत नहीं है। जो मैंने आपको कैलकुलेशन ये बताई है ना, ये हर जगह पे अप्लाई होगी जहाँ पे स्क्वायर रूट आ गया या जहाँ पे स्क्वायरिंग आ जाएगी, हर उस जगह पे कैलकुलेशन एज इट इज चलती रहेगी। यानी समझे, आज आपने कोई एक न्यूमेरिकल नहीं किया है, आपने हर वो न्यूमेरिकल कर लिया आज जहाँ पे स्क्वायर रूट की कैलकुलेशन थी या स्क्वायरिंग की कैलकुलेशन थी। ये 2-3 टॉपिक जो मैंने लगी अभी हमने पढ़ा नहीं, ये हमने अब नहीं पढ़ा था अभी, ये हमने नहीं पढ़ा था, ये हमने कभी सुना भी नहीं था, लेकिन कैलकुलेशन समझ में आ रही है ना, कि अगर आप चांद की जो इस ऑर्बिटल स्पीड है उसे स्केप में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, निकालना चाह रहे हैं ऑर्बिट से बाहर, तो यहाँ पे क्या चीज लिखी हुई होनी चाहिए थी? रूट टू। रूट टू का मतलब 1.41, 1.41 का मतलब परसेंटेज में क्या होता है? तो इजाफा कितना करना पड़ेगा आपको? 41% इजाफा करना पड़ेगा। सिंपल, मुश्किल तो नहीं। यार एक आखिरी टॉपिक लिख लो इस चैप्टर का, इंक्लाइन प्लेन। आप लोग इंक्लाइन प्लेन लिखें, हाँ। क्या क्या 300% क्या? इसको मैं क्या समझूं भाई, बोल दो। हाँ, 300% से करूं? इसका सवाल आप यूं समझ लें कि व्हाट विल द परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम इफ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज बाय 200%। 200% सही है, क्यों? 1 तो पहले से मौजूद है ना, आपने मुझसे 3 की फरमाइश की है ना, तो 1 पहले से मौजूद है तो मैं चेंज कितने का लाऊंगा? 200% चेंज करेंगे तो यह यहाँ पे देखो 100% पहले से मौजूद था, आपने 200% इजाफा कर दिया, तो टोटल क्या वैल्यू बन गई? ये बन जाएगा 300%। 300% का मतलब डिवाइड बाय 100 करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा?
√3 कितना होता है? 1.73, यानी के 173%। उस वक्त मैंने कहा था 300% इजाफा हो जाए, फिर वही बात मैं कह रहा हूँ जी, क्योंकि 100% तो पहले से मौजूद है ना। 73 इसकी बात कर रहा हूँ। हाँ ना, तो 73 बनेगा ना, 26 कहाँ से आ जाएगा? क्योंकि वन हर फॉर्म में वन मौजूद है, याद रखें। मैंने अभी इन्होंने पीछे मुझे किसी ने एक सवाल पूछा था, पाकिस्तान में पेट्रोल की जो प्राइस है ना वो इसका 146 है, तो ये 146 जो है ना ये मल्टीप्लाई बाय 1 है, यानी 100% वैल्यू पाकिस्तान में पेट्रोल प्राइस की पर लीटर 146 है इस वक्त। अब अगर इसमें कोई चेंजिंग आएगी ना तो इस वैल्यू, इनिशियल वैल्यू में इजाफा होगा, यानी 100% प्लस जो भी चेंज आप ला रहे हैं। जैसे अभी लास्ट जो इजाफा वो 8% का इजाफा हुआ था, 8% का इजाफा हुआ था। तो पेट्रोल की जो प्राइस थी ना वो 138 थी, ये 100% था, इसमें प्लस किया गया कितना? 8%, यानी प्राइस क्या हो गई, कितने परसेंट हो गए? 108%। अबे 8% बढ़ाएंगे 100 में तो 108% हो जाएंगे। अच्छा चलो जाना, मुझे लग रहा था तुम लोगों को आसान लगेगा इस तरह, छोड़ो, कंफ्यूज हो रही है, छोड़ो। चलो भाई छापो, इंक्लाइन प्लेन की डेफिनेशन लिखो, शाबाश। लिखें इट इज अ, इंक्लाइन प्लेन के बारे में लिखें, इट इज अ सिंपल प्लेन। कौन सा प्लेन? सिंपल प्लेन। ओ भाई सिंपल लिख दो यार। इट इज अ सिंपल प्लेन मेकिंग एन एंगल, मेकिंग एन एंगल थीटा, making an angle theta with horizontal। तो भाई एक सिंपल प्लेन होता है जिसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस से एक एंगल बना हुआ होता है, उस एंगल को मैं नाम दे दिया थीटा। एक और बात लिखने का काम क्या है, इट इज यूज्ड टू लिफ्ट, इट इज यूज्ड टू लिफ्ट हैवी लोड्स। लोड उठाने का काम लिया जा सकता है इससे, इट इज यूज्ड टू लिफ्ट हैवी लोड्स। अच्छा भाई, अब जरा इसकी एक फॉर्मूला लिस्ट है, वो फॉर्मूला लिस्ट भी लिख दें, फिर मैं आप लोगों को ना एक साथ इसको एक्सप्लेन करता हूँ पूरा। पहले मैं वो तमाम चीज़ें लिख दूँ जो आपको पसंद आए या ना पसंद आए, आपको याद होनी चाहिए, उसके बाद हम इसको समझने पे तवज्जो दे लेंगे थोड़ी। चलें भाई, इसमें देखें सबसे पहला फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, बबलू एक्स, और ये इक्वल होता है mg साइन थीटे के। एक है इसमें बबलू वाई एंड शी इज इक्वल टू बबलू कॉस थीटे। ये दोनों फॉर्मूले लगेंगे उस वक्त जब बॉडी होगी एट रेस्ट, और अगर बॉडी मूव करने लग जाए, यानी कि इक्विलिब्रियम में ना रहे, तो ए इक्वल टू जी साइन थीटो क्या है? हाँ आप हैं, बोले। ये कोई रूल नहीं है भाई, किसने बताया, किसने गलत बताया भाई तुम लोगों को, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे एक्स कंपोनेंट के साथ साइन आता है, यही तो जादू है। ये सिर्फ इंक्लाइंड प्लेन नहीं, अब इसके ऊपर बात करते हैं, आप लोग पहले कॉपी करें, जरा डिस्कशन करते हैं इसको भी। एक्सप्लेन मैंने अभी कुछ नहीं किया। ए इक्वल टू जी साइन थीटो, और ये उस यूज किया जाएगा जब व्हेन एफ इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला जब यूज किया जाएगा व्हेन एफ इज नॉट इक्वल टू 0। भाई आप लोग ना जरा ये सारी चीजें छाप लें, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि ये क्या भला चल रही है।
3-4 फॉर्मूले, वर्किंग ज़्यादा नहीं है इसमें, समझना हमारे ऊपर, हम कितनी डिटेल में जाना चाहते हैं इसके, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। वो मैं देखूंगा जब तक तुम लोगों की शक्लें अजीब होना शुरू नहीं होंगी ना, मैं समझाता रहूंगा। जहाँ मैंने देखा कि आप लोग अब हजम नहीं कर पा रहे हैं तो वहां मैं ब्रेक लगाऊंगा। फिर इस टॉपिक को समझने के लिए ना सबसे पहला काम ये करें, वेक्टर्स से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए लाजमी, उसके बगैर ना ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा। आसान सी बात है, और मेरा अंदाजा है कि आप लोगों को पता है जो बात में बताने वाला, आप लोग पहले से जानते हैं। ये बताएं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का नाम सुना है? नाम तो सुना है ना, तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के बारे में ना एक बात रिवाइज कर लें। आपने नाम सुना है तो आप लोगों को इसके फॉर्मूले वगैरह भी पता ही होंगे। देखिए, जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी, याद रखें, कंप्लीट अलोंग एक्स एक्सिस आती है ना, तो उसका वाई कंपोनेंट हमेशा जीरो होता है। यानी वेक्टर अगर कंप्लीट इस वाले एक्सिस पर आ गया ना, तो इधर उसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा, वाई पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा इसका। अगर वेक्टर क्वांटिटी कंप्लीट वाई एक्सिस पे आ जाए, यानी कि इस तरफ आ जाए सीधा, तो इधर उसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा, एक्स कंपोनेंट खत्म। और अगर वेक्टर क्वांटिटी एक्स वाई प्लेन से कोई एंगल बना ले, तो ना एक्स जीरो होता है ना वाई जीरो होता है। फिर आपको किसी भी कैलकुलेशन के लिए वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक करना पड़ता है। इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल है ये, अगर आप नीपा का पुल आपको शायद यहाँ से भी नजर आ जाएगा, देखना नहीं है, सिर्फ सोचना है अभी। तो आप देखें कि गाड़ी है, पुल से पहले अगर एक हॉरिजॉन्टल रोड पर से चलती हुई आ रही है, ये यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर, और एक सर्टेन डिस्प्लेसमेंट कवर करने के बाद मैं आपसे पूछूं, बताओ ये गाड़ी जमीन से कितनी हाइट पे पहुंच गई? क्या बोलेंगे आप? हैं? ये कैसा जवाब है? जीरो हाइट? अबे तेरा दिमाग खराब हो गया, क्यों जाएगी कुछ हाइट पे? यूनिवर्सिटी रोड पे जाते का नीचे देख रहा होता है चीजों को। बता, एक बात मुझे बता, सपोज कर तेरा इंशाल्लाह एनएडी में एडमिशन हो जाता है, चल तू जहां भी जाना चाहे, सपोज कर एनएडी मेडिकल यूनिवर्सिटी, सपोज कर ले भाई तेरा एडमिशन हो गया वहां। अब तू जा रहा है, सही है, सोच, इमेजिन करो, 7 लोग इमेजिन करो, आप जा रहे हैं एनएडी यूनिवर्सिटी, और इमेजिन कर लें एनएडी मेडिकल यूनिवर्सिटी, आप जा रहे हैं सीधे चलते हुए, जब यूनिवर्सिटी पहुंचोगे तो यूनिवर्सिटी वहां नजर आ रही होगी, हाइट पे पहुंच जाओगे क्या? नहीं ना, आपके सामने ही होगी ना। क्यों? क्योंकि आपके डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट कौन से एक्सिस पर है? आप जमीन से उठेंगे थोड़ी, आप एक्स पे ही रहेंगे, क्योंकि आपके डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट एक्स पर है। तो अगर हम इसी चीज को एक दूसरे अंदाज में देखें कि जो ब्रिज है, ब्रिज आपने देखा है ना कि ये एक इंक्लाइंड प्लेन होता है ब्रिज, नॉर्मली ओवरहेड ब्रिज होता है इंक्लाइंड प्लेन, यानी रोड के ऊपर एंगल बनाकर एक और रोड बनी हुई होती है। तो आप ब्रिज पे चलती हुई किसी गाड़ी को देखते हैं, तो वो गाड़ी जब यूं चल रही है तो एट अ टाइम वो यूं भी चल रही है, जमीन से उठ भी रही है ऊपर। यही बात मैंने बोली कि जब एंगल बनता है तो ना एक्स जीरो होता है ना वाई जीरो होता है, तो हमें वेक्टर के कंपोनेंट बनाने पड़ते हैं। तो एक्स कंपोनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? एफ एक्स इक्वल टू एफ कॉस थीटा, और एफ वाई इक्वल टू एफ साइन थीटा होता है, ये बात आपको पता है। चलें अब आते हैं जरा इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर। इसके बारे में मैंने ये बताया आपको कि ये इंक्लाइंड प्लेन इस्तेमाल किया जाता है हैवी लोड को उठाने के लिए। तो ये हमारी हेल्प कैसे कर सकता है हैवी लोड को उठाने के लिए? एक और बात, टॉपिक आगे बढ़ाने से पहले, किसी भी वेक्टर के जो दो कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे मैंने एफ एक्स और एफ वाई की बात की अभी, तो ये एफ एक्स और एफ वाई दो कंपोनेंट्स आ गए, इसका रिजल्टेंट है सिर्फ एफ। एफ एक वेक्टर है रिजल्टेंट, उसका एक कंपोनेंट है एफ एक्स, एक कंपोनेंट है एफ वाई। ये बताइए एफ एक्स एफ वाई जो दो कंपोनेंट्स हैं, क्या ये एफ के बराबर या एफ से बड़े हो सकते हैं? कभी भी नहीं होंगे, ये कंपोनेंट है ना, ना ये कंपोनेंट कभी बराबर हो सकता है रियल वैल्यू के, ना उससे बड़ा हो सकता है। इस बात को आप यूं समझ लें, ये मार्कर है ना, इसको मैं कंपोनेंट बना दूं, तोड़ दूं इसको दो हिस्सों में, तो इसका जो इंडिविजुअल पार्ट होगा एक, क्या वो इस ओरिजिनल मार्कर की लेंथ के बराबर या इससे बड़ा हो सकता है कभी? है ना? तो वेक्टर को अगर आप रिजोल्व करते हैं, तोड़ते हैं ना, तो टूट के चीज हमेशा छोटी हो जाएगी, बढ़ेगी नहीं कभी, ना बराबर रह सकती है। ठीक है, तो एफ एक्स और एफ वाई दोनों क्या होंगे? हमेशा रिजल्टेंट से छोटे होंगे। अब आते हैं इस बात को लेकर इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर, ये हैवी लोड उठाने का काम कैसे कर सकता है? देखें, हुआ ये कि भाई देखो, मैं अगर इस मार्कर को यहाँ से ड्रॉप करता हूँ, तो ये क्या मुमकिन है कि आप में से किसी के मुंह पे लग जाए जाके? ड्रॉप करने पे फेंकू नहीं, मैं सोच यहाँ से छोड़ दूं, ऐसा हो सकता है आपके मुंह पे लग जाएगा? ये कहाँ जा सकता है मेरे छोड़ने पे? सिर्फ नीचे जाएगा। और किस वजह से नीचे जाएगा? ग्रेविटी की वजह से। ये भी कह सकते हैं अपने वेट की वजह से नीचे जाएगा। इससे एक बात समझ जाओ, वेट जो होता है ना, वो कंप्लीट कौन से एक्सिस पर होता है? वेट का एक्स कंपोनेंट कितना होगा? क्योंकि ये पूरा पूरा वाई एक्सिस पर है। ये बात आप अपने ऊपर अप्लाई करें, जैसे आप लोग बल्कि अपने ऊपर अप्लाई करें, इस पर मुझे अगर आप गौर करें, भाई मैं अगर खड़ा हूं आप लोगों के सामने, तो मेरा पूरा पूरा वेट कौन सा एक्सिस पर है? मेरे वेट का एक्स कंपोनेंट कितना है? जीरो है। लेकिन अगर सपोज करें से मैं ऐसे टेक लगा के खड़ा हो जाऊँ, एक एंगल बना लूंगा, बहुत ज्यादा एंगल नहीं बनाऊंगा, मैं अजीब सा लगेगा,
आप इमेजिन करें मैंने एंगल बनाया हुआ है, अब बताएं मेरा पूरा वेट जमीन पे लग रहा है क्या? मेरे वेट का एक हिस्सा दीवार पे आ चुका है। समझ आ रही बात? यानी जब मैंने एंगल बना लिया ना, तो मेरा जो वेट था ना, उसका एक हिस्सा चला गया वाई पे, जो कि था पहले, और एक हिस्सा इधर पहुंच गया, एक्स कॉम्पोनेंट बन गया। अब आप जरा देखें कि इस चीज को, अबे कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं गिर रहा, कुछ गिरेगा मैं सबसे पहले भागूंगा, मेरे पीछे पीछे आ जाना तुम लोग, मैं वैसे ही बहुत डरपोक इंसान हूँ भाई, सीधी सी बात। ओ इंसान बन ओए, कसम से मैं तो ना अंदर रह पाऊंगा ना, मुझे हाइट फोबिया भी, मैं तो यहाँ से कूद भी नहीं सकूंगा, और मेरे पीछे कोई नहीं आना भाई। अपनी जान खुद बताओ चलो। हाँ भाई, सपोज करो भाई, शी इज द बॉडी। कौन है ये? बॉडी। हम चाहते हैं कि इस बॉडी की जो इनिशियल पॉइंट है ना, वो ये है, यहाँ पर ये बॉडी मौजूद है, और हमें कहा गया इसे इस हाइट पे लेके जाना है, अपने इनिशियल पॉइंट से इस हाइट पे ले जाना है। ठीक है, मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि ये जो बॉडी है ना, ये सब हो गया बॉडी, ये है, इस बॉडी का जो वेट है ना, वो मैंने सपोज कर लिया 100 न्यूटन है। तो अगर मैं इसे यहाँ से ऊपर उठाऊंगा ना, तो मैं इसका 100 न्यूटन का पूरा वेट ओवरकम कर रहा हूँ, यानी पूरा वजन उठाकर मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ इस तरह से। मैंने क्या किया, मैंने बोला यार मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी है, मुझे थोड़ा आसानी से करना है ये काम। तो मैं ये काम इंक्लाइन प्लेन पे देखें कैसे करूंगा। मैंने इस बॉडी को रखा एक इंक्लाइन प्लेन के ऊपर। अब जरा गौर करें, क्या ये बॉडी अगर इंक्लाइन प्लेन पर ऐसे रखी जाए, जो कि आपको यहाँ दिख भी रही है, तो क्या इसका पूरा पूरा वेट बनाए जमीन पर आ रहा है, या इसने एंगल बना लिया? एंगल बन गया तो क्या हुआ, दो कंपोनेंट बनेंगे इसके। अब दो जो कंपोनेंट्स बनेंगे ना, उन दोनों कंपोनेंट्स को देखिए मैं बताता हूँ। वेट जो रिजल्टेंट था वो तो ये था W, स्ट्रेट नीचे की तरफ। जब आपने उसको एंगल पर रख दिया ना, अब इसके बने दो कंपोनेंट्स। तो ये आ गया इसका एक कंपोनेंट, जिससे आप कह देंगे ये है WY, और एक आ जाएगा इसका ये वाला कंपोनेंट, इससे आप कह देंगे WX। अच्छा, ये जो R लिखा हुआ कैपिटल R, इसको भी जरा समझें। ये नॉर्मल रिएक्शन होता है क्या, इसको जरा समझिएगा। ये डस्टर जो मेरे हाथ में है, बताइए ये वेट लेस बॉडी है या वेट है इसका? कहाँ पर है वेट? डाउनवर्ड। मैंने इसको अपने हाथ पर रख दिया, ये मेरे हाथ पर अपने वेट के बराबर फोर्स लगा रहा है नीचे की तरफ। मेरा हाथ नीचे नहीं जा रहा, लेकिन क्यों? क्योंकि जितनी फोर्स ये मेरे हाथ को नीचे ले जाने के लिए लगा रहा है ना, इतनी फोर्स है मैंने इसको ऊपर उठाया हुआ है। तो मैंने ऊपर जो उठाया हुआ ना, ये कहलाता है नॉर्मल रिएक्शन। आप इमेजिन करें, आप मेरे हाथ पर सपोज करें इस डस्टर को ला के रखते हैं, और इस डस्टर का इतना वेट है कि मैं इसे उठा नहीं सकता। सपोज करें ये इतनी कोई भारी चीज है कि मेरे लिए उठाना इसको पॉसिबल नहीं है। तो क्या होगा कि आपने लाके उसको मेरे हाथ पर रखा, मैं तो कोशिश करूंगा मैं उसको उठाऊं ऊपर, लेकिन होगा क्या, इसका वेट मेरे रिएक्शन को ओवरकम कर जाएगा, ये नीचे जाना शुरू हो जाएगा। और अगर मैं रिएक्शन से को वेट से ज्यादा कर दूं, ये डस्टर मेरे ऊपर फोर्स लगा रहा है नीचे की तरफ, मैंने एक रिएक्शन दिया वो ऊपर की तरफ, ये रुका हुआ यहाँ पे। वेट अगर ज्यादा हो गया मेरे रिएक्शन से, तो ये नीचे जाएगा। अगर मैं रिएक्शन ज्यादा कर दूं तो ऊपर उठना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही ये जो ऊपर उठने की या नीचे जाने की बात है ना, ये सरफेस के ऊपर अप्लाई नहीं होती। लेकिन भाई मैंने इस डस्टर को उठा के रख दिया सरफेस के ऊपर, तो ये अपने वेट के बराबर की फोर्स इस टेबल पे लगा रहा है, टेबल इसके ऊपर अपर डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। लेकिन और ये दोनों फोर्सेस यहाँ पर बराबर हैं, क्योंकि ये सरफेस पर मौजूद है। इस टेबल के पास ये अख्तियार नहीं कि ऊपर चला जाए या नीचे आ जाए, ये अपनी जगह पे ही रहेगा। तो ये जो रिएक्शन होता है ना, हमेशा ये सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो ये मैंने नॉर्मल रिएक्शन लगा दिया सरफेस के परपेंडिकुलर। बताओ इस आर को कौन काउंटर कर रहा है इस वक्त? WY इसको काउंटर कर रहा है। ठीक है, अब आपको करना यह था कि इसको यहां से उठाकर यहां ले जाना था। आपने क्या किया, इसके ऊपर एक रस्सी बांधी। भाई ये सपोज आपने एक रस्सी इसके ऊपर बांधी, अब आप रस्सी को उठा रहे हैं इस तरह से, ये आप लगा रहे हैं फोर्स इसको ऊपर ले जाने के लिए। तो इसमें देखो ये जो वैल्यूज आपको दिख रही है ना, ये था W नीचे की तरफ, ये था W का Y कॉम्पोनेंट, इसको तो काउंटर कर दिया इस R ने। एक ये आपको देख रहा है W का X कॉम्पोनेंट, तो मुझे बताएं जब आप इसको ऐसे खींचेंगे, तो R, WY, WX और W में से किसको किसके अगेंस्ट आप चल रहे होंगे? सिर्फ WX के अगेंस्ट चल रहा है। WX बताइए रिजल्टेंट है कि कॉम्पोनेंट है? कॉम्पोनेंट रिजल्टेंट से बड़ा होगा, छोटा होगा, बराबर होगा? तो इसको ओवरकम करने के लिए छोटी फोर्स लगा रहे हैं। ये आसानी है, यानी आपने आसानी से खींच लिया उसको पहले के मुकाबले। पहले आप 100 लगा रहे थे ऊपर ले जाने के लिए, आप 100 का कंपोनेंट खाली आप ओवरकम कर रहे होंगे। समझ आ रही है समझ? तो ये इसके मामला तो होते हैं, इसलिए ये हैवी लोड उठाने के काम आ सकता है। दूसरी बात, एक तो ये इसके यही चीज मैंने यहाँ पर लिखी कि अगर बॉडी, ये जो इंक्लाइंड प्लेन पर आपको रुकी हुई बॉडी दिख रही है, तो अगर कोई बॉडी इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर रुकी हुई होती है, तो उसको कौन सी फोर्सेस बैलेंस करती हैं, इसको जरा देखते हैं। देखें मैं आपको बल्कि इसके डायग्राम को ना जरा और एक्सप्लेन करता हूँ। एक चीज जरा गौर कीजिएगा, ये मैंने डस्टर को रख दिया इसके ऊपर, सही है? डस्टर रेस्ट की स्टेट में दिख रहा है आपको? मैंने इंक्लाइन कर दिया, मूव कर रहा है ये।
ऐसे ही जैसे वो रखा हुआ ना इंक्लाइन पे डायग्राम में, डायग्राम भी मैंने कंडीशन का लगाई है, रेस्ट पे बॉडी अभी, ठीक है। कौन रोक रहा है उसको चलने से? फ्रैक्शन रोकना। अब आप एक चीज जरा गौर करें कि अगर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये दोनों कंडीशन उस वक्त अप्लाई होंगी जब, तो रेस्ट की स्टेट में अगर बॉडी है ना, तो इसका जो वेट का एक्स कंपोनेंट है ना, वो उसे स्लाइड करने की कोशिश कर रहा है इधर, लेकिन उसको रोका हुआ किसने? एक चीज और देखें, ये जो, हाँ बल्कि एक बात और, एक बात आप लोगों ने मुझसे पूछी थी कि एक्स के साथ लगता है क्या लगता है? कॉस। मैंने यहाँ साइन लगाया, इस बात को भी जरा समझ लें क्योंकि मेरी जो अगली एक्सप्लेनेशन आ रही है ना, उसके इस पॉइंट से ताल्लुक है। ये दो राइट एंगल ट्राइंगल हैं, इसकी ये वाली साइड है मान लीजिए 1, ये साइड है 2, ये साइड है 3, या इसको ए बी सी करके लिख लेते हैं, ए बी, और ये साइड है इसकी सी। ये मैंने एंगल बना दिया थीटा, सही। बताइए ए बी सी में से परपेंडिकुलर कौन है? क्योंकि एंगल के सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है, और परपेंडिकुलर के साथ साइन लगता है, ये बात याद रखें। परपेंडिकुलर के साथ क्या लगता है? साइन लगता है, चाहे आप उसका एक्स लगाएं, चाहे वाई लगाएं, चाहे कुछ मत लगाएं। अच्छा, इसमें बताइए हाइपोटेन्यूज कौन है? सबसे बड़ी साइड यानी कि ए, और जो तीसरी साइड बचेगी वो बेस होगी। अब मैंने एंगल बना दिया यहाँ पर, वही चीजें, ए ये है, सी ये है, बी ये है। अब बताइए परपेंडिकुलर कौन है? और हाइपोटेन्यूज वही सबसे बड़ी साइड, और ए जो है वो ये रहेगा, बेस जो है वो सी रहेगी। अच्छा, ये है डायग्राम नंबर 1, ये है डायग्राम नंबर 2। ये जो इंक्लाइन प्लेन वाले जो कंपोनेंट्स हैं, अगर मैं एंगल बनाता हूँ इसको, तो बताइए ये 1 और 2 में से किससे रिजेम्बलेंस नजर आ रही है आपको? तो डब्ल्यू एक्स को क्या होना चाहिए? एंगल के सामने वाली साइड है, ये क्या है? परपेंडिकुलर। इसको कैलकुलेट करने के लिए आप साइन लगाएंगे, इसलिए मैंने वहां साइन लिखा है, ठीक है ना। अब आप एक चीज देखें, डब्ल्यू एक्स जो है ना, याद रखिए परपेंडिकुलर है। क्या है? अब आप एक चीज और जरा गौर कीजिए, जब आप किसी वेक्टर के दो कंपोनेंट्स बनाते हैं ना, तो देखिए क्या होता है। ये मैंने वाई एक्स से बनाया, ये मैंने एक्स एक्स से, दो प्लेन बना दिए। एक ये एंगल है, और इसको मैंने नाम दे दिया थीटा। एक ये एंगल है, इसे मैंने नाम दे दिया थीटा। और मैं इसके दो कंपोनेंट्स बनाकर दिखाता हूँ। और ये इसका एक कंपोनेंट आ गया, ये एक कंपोनेंट आ गया, ये आ गया y कंपोनेंट, और ये आ गया x कंपोनेंट, ये आ गया y, ये आ गया x। ये डायग्राम नंबर 1, ये डायग्राम नंबर 2। ये बताएं दोनों डायग्राम्स को देख के बड़ा एंगल कहाँ दिख रहा है आपको? 2 में बड़ा एंगल है, और परपेंडिकुलर बड़ा कहाँ दिख रहा है? परपेंडिकुलर, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, सही है। कंडीशन याद रखिए, जितना बड़ा एंगल होता है ना, उतना ही y कंपोनेंट बड़ा हो जाता है। जितना छोटा एंगल होता है, y कंपोनेंट उतना छोटा हो जाता है। मैं अगर इसको नीचे लाना शुरू करूंगा ना, एंगल को छोटा करना शुरू कर दूं अगर, तो ये हाइट कम होना शुरू हो जाएगी, सही। अगर मैं एंगल को बढ़ाना शुरू करूंगा तो y बड़ा होगा और x छोटा होना शुरू हो जाएगा, सही। अब आप जरा देखें, मैं आपको इसका प्रैक्टिकल बताता हूँ। अगर हम डब्ल्यू एक्स को इंक्रीज करते हैं जब ये रेस्ट की स्टेट में, तो याद रखिए इसको चलने से रोक कौन रहा है? फ्रैक्शन। आप इसके एंगल को बढ़ाना शुरू करते हैं, एंगल जैसे जैसे बढ़ेगा, तो बताइए परपेंडिकुलर बढ़ेगा या बेस? परपेंडिकुलर बढ़ेगा। परपेंडिकुलर अगर इंक्रीज होते होते एफ से बड़ा हो गया, फ्रैक्शन से बड़ा हो गया, तो ये बॉडी स्लाइड करना शुरू कर देगी, यानी कि एक्सेलरेट होना शुरू हो जाएगी। यही बात मैं आपको बताना चाह रहा था, लेकिन मैंने इसको यहाँ पर रखा है इस तरह से, इंक्लाइन किया, बॉडी चल नहीं रही। मैं देखें एंगल को बढ़ा रहा हूँ, इससे डब्ल्यू एक्स बढ़ रहा है इसका। एक टाइम ऐसा आएगा डब्ल्यू एक्स जो ना वो बड़ा हो गया, किससे? फ्रैक्शन से। बॉडी ने चलना शुरू कर दिया। तो अगर मैं ये बात लिखता हूँ कि बॉडी इज मूविंग, तो बॉडी इज मूविंग के केस में बताओ डब्ल्यू एक्स और फ्रैक्शन में बड़ा कौन होगा? यानी कि बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स, ये नेट फोर्स हो जाएगी, यानी कि एम ए। अगर आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है, तो आप डब्ल्यू एक्स माइनस एफ अपॉन एम इक्वल टू ए लिखेंगे, और एल्सियम ब्रेक कर लें तो डब्ल्यू एक्स अपॉन एम माइनस एफ अपॉन एम इक्वल टू ए हो जाएगा। अच्छा, ए बराबर हो जाएगा, डब्ल्यू एक्स का मैंने लिख दिया एम जी साइन थीटा अपॉन एम माइनस एफ अपॉन एम। ये दोनों कैंसिल हो गए, ये वाला फॉर्मूला आ गया। आपको डेरिवेशन का काम कोई नहीं, आप सिर्फ इसको याद कर लें बस। एक चीज अज्यूम कर ली जाए अगर, कि इंक्लाइंड प्लेन फ्रिक्शन लेस है, तो इनमें से बताइए कौन सा फैक्टर जीरो हो जाएगा? एफ खत्म हो जाएगा। एफ अगर खत्म हो जाएगा तो ये वाला फैक्टर भी खत्म हो गया, यानी फ्रैक्शन लेस के लिए ए इक्वल टू जी साइन थीटा। बोलिए, बॉडी अगर बहुत है, क्या बात हुई है मुझे समझ नहीं आई बात। बॉडी बहुत वेट वाली हो तो, हाँ,
बॉडी अगर बहुत हैवी है तो दोबारा बोले, मैं पकड़ नहीं पा रहा पॉइंट क्या बोलना चाह रही हैं आप। बॉडी का वेट बहुत ज्यादा है फिर। तो भाई आ जाएगी यार, कैसी बातें कर रही हो ये। वेट देखो कम हो या ज्यादा हो, बॉडी नीचे तो गिरेगी लाजमी तौर पे। अगर फ्रैक्शन है तो वो उसको रोक सकती है, अगर फ्रैक्शन इस काबिल है कि उतने फोर्स को ओवरकम कर पाए तो रोकेगी, क्यों नहीं रोकेगी। और अगर फ्रैक्शन उसको नहीं रोक पा रही हो तो भाई लाइट वेट बॉडी हो या मैसिव बॉडी हो, उसने नीचे ही आना है फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे मुझे अभी भी आपका सवाल समझ गया, आप कहना क्या चाह रही हैं। सबर सबर सबर, एक मिनट। ये वाली जो बात लिखी मैंने, इसके नीचे मैं एक चीज और भी लिख रहा हूँ, सुनो भाई। एक पॉइंट और मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ऑल बॉडीज। अबे यार फिर मैंने रेड मार्कर से लिख दिया। ऑल बॉडीज slide down with the same acceleration on a frictionless, IP का मतलब inclined plane। inclined plane पर हर बॉडी एक ही एक्सेलरेशन से नीचे आती है, irrespective of mass। बेशक मास ज्यादा हो या कम हो, एक ही एक्सेलरेशन होगी सब बॉडीज की। मैं तुम लोगों को बल्कि इसकी एग्जाम्पल बता दूं, मैंने तुम लोगों को शायद पहले भी पूछा था ये। तुम लोगों को केमिस्ट्री और सर्वर पढ़ा रहे हैं, उनके बारे मामला तो मिलते जुलते हैं, लेकिन तुम लोग का बायो का टीचर थोड़ा जानदार है। कौन? डॉक्टर माज। सही है। एक सिचुएशन में आपको बताता हूँ, इमेजिन कीजिए मैं और डॉक्टर साहब हम दोनों एक पार्क में गए, और वहां पे हमें नजर आई एक फिसल पट्टी। क्या दिखी? स्लाइड। क्या दिखी? स्लाइड। तो भाई डॉक्टर साहब ने देख के बोला, अरे यार स्लाइड दिख गई, आओ झूला झूलते हैं। मैं जा भाई तू जा पहले। अब देखो डॉक्टर साहब यहाँ पे खड़े हो गए, नहीं बैठ गए, और ये ध्यान में रखें कि ये फ्रिक्शन लेस इंक्लाइंड प्लेन है। मैं इस पर एक वैल्यू एज्यूम कर लेता हूँ कि ये स्लाइड का जो एंगल बन रहा है ना, ये 30 डिग्री का एंगल बन रहा है स्लाइड का। ठीक है। अच्छा नीचे मैं खड़ा हूँ इनको रिसीव करने के लिए, ये मैं हूँ, ये मैं इस तरह खड़ा हूँ, आ जा भाई। सही है। अब देखो, अगर मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि फ्रिक्शन लेस इंक्लाइंड प्लेन है, तो बताओ डॉक्टर साहब की स्पीड क्या दिख रही है अभी? जीरो। अब ये स्लाइड करना शुरू करेंगे, इनकी बॉडी में एक्सेलरेशन आएगी। ऐसा ही। जब एक्सेलरेशन आएगी तो मुझे बताओ कि ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2, इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला इनकी एक्सेलरेशन पे लगेगा, क्योंकि ये फ्रैक्शन लेस है। ठीक है, आइन की एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं। मैंने ये लिख दिया a इक्वल टू जी साइन 30 डिग्री। ठीक है। g की वैल्यू कितनी होती है? अभी इसको 10 लिख देते हैं। साइन 30 होता है 0.5, तो बताओ मास की एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गई। सही। अच्छा अभी मास भाई नीचे आए, इनको बड़ा मजा है, ये फिर भागे। मतलब रुको जरा, सबर करो, मैं भी तो आया हूँ साथ में। तो मैंने बोला भाई मेरी बारी, तो भाई माज ने बोला चल भाई अब तू जा। अब हुआ ये कि आप समझो ये मैं हूँ एंड शी इज माज। सही। अब मैं आ रहा हूँ नीचे, ये बताइए मेरा और माज का वेट एक है क्या डिफरेंट? लेकिन एंगल बताइए मेरे लिए मास के लिए सेम होगा या 30 होगा दोनों के लिए? इसको रहना दिया जाए या नहीं ऐसी? मेरे लिए और उनके लिए ग्रेविटी सेम होगी कि डिफरेंट होगी? इसको भी 10 रहना दिया जाए, वैल्यू चेंज कैलकुलेट करेंगे 5 आएगा। तो मेरा और सर का मास अलग अलग है, हम दोनों की एक्सेलरेशन सेम है। समझ आ रही बात? यानी कि फ्रिक्शन लेस इंक्लाइन प्लेन अगर होगा ना, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ मास हर बॉडी सेम एक्सेलरेशन से नीचे आएगी। ये पॉइंट है। और अगर हम इसके ऊपर आ जाएं विद फ्रिक्शन, तो इसमें मास के इन्वॉल्वमेंट दिख रही है आपको? तो अगर ये वाला फॉर्म यानी विद फ्रिक्शन वाली कंडीशन अगर हम लगाएंगे, तो मेरा और सर का मास अलग अलग है, यहाँ पे अलग वैल्यू लिखेंगे, अलग अलग एक्सेलरेशन आएगी दोनों की। तो इस फॉर्मूला से क्या बात समझ में आ रही है कि हर बॉडी सेम एक्सेलरेशन से नीचे आती है फ्रिक्शन लेस इंक्लाइंड प्लेन पे। सर सर्वर को रिक्वेस्ट करना मेरी तरफ से, ये डायग्राम मिटाए नहीं अगर जगह है तो। है भी राव साहब है ना, रा साहब है, रा साहब। हाँ रा साहब है ये मैं बता रहा हूँ कि डायग्राम किसकी बनी हुई है, तो कौन झूला झूल रहा है। जा बता दे, मैं डरता वरता नहीं उससे। चल क्या करेगा, मैक्सिमम गलत इंजेक्शन ही लगाएगा ना। खैर हो गई। हाँ दिस इज एब्सोल्यूट नॉर्मल। अबे भाई पूरी स्टोरी खत्म हो गई। ये एंगल, ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, यही तो बता रहा था देर से। इसमें ये एंगल दिख रहा है आपको? एंगल के सामने वाली साइड क्या है? परपेंडिकुलर।
इसके साथ आप साइन लगाएंगे, भले साथ एक्स लिखा हो या वाई लिखा हो या कुछ नहीं लिखा हो, इसलिए साइन लगाया इसके साथ। हाँ बोल, लग रहा है आपको अंदर ही खबर लाई है कोई। सर आपको पता है कल 5 आदमी आए और चले गए। कहाँ से लाते हो तुम लोग ये बातें? बोल। हाँ तो बोल, हिम्मत है तो बोल, ताकि मैं जाऊं। बाहर सर सर्वर बैठे वेट कर रहा हूँ। हमेशा इक्वल नहीं होंगे, उस सूरत में इक्वल होंगे प्लेन सरफेस और बॉडी रखी हो। जैसे जैसे मैं इस वक्त खड़ा हुआ ना यहाँ पर, इस सरफेस का इंक्लिनेशन नहीं है, तो मेरा वेट और इस स्टेज का तो नॉर्मल रिएक्शन बराबर होगा। लेकिन अगर आप इसको अगर इंक्लाइन कर दें, करिएगा नहीं, मैं लोड़ा करवा जाऊंगा वहाँ, सही है। इसको अगर आप इंक्लाइन कर देंगे ना, तो नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर हो जाएगा और मेरे वेट के कंपोनेंट को सिर्फ बैलेंस कर रहा होगा, पूरा वेट बैलेंस नहीं करेगा।